ठीक है, बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस सेंट्रल, पहले ये बिजनेस सेंट्रल का नया यूआई है। ठीक है, पहले क्या होता था, हम नाविजन यूज करते थे। नाविजन के डिफरेंट वर्जन्स आए, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें डिफरेंट वर्जन्स दिए 2009, 13, 13R2, 15, 16, 17, 18, फिर बिजनेस सेंट्रल। ठीक है, अब क्या था कि पहले जब नाविजन यूज होता था उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, कुछ भी चेंज करने के लिए हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दिया था जो कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक स्नैप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये है प्रोग्राम का नाम। जब भी हम सेटअप इंस्टॉल करते थे तो साथ में ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी हम इंस्टॉल कर सकते थे। ये क्यों यूज होता है? ये यूज इसलिए होता है कि जब भी हम कुछ चेंज करना चाहते हैं पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, जो ये नाविजन है या बिजनेस सेंट्रल है उसमें, तो जो भी कोड वगैरह है, जो भी चेंजेस वगैरह है, हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम अपने जो भी ये प्रोडक्ट है बिजनेस सेंट्रल और नाविजन, इसके साथ जो डेटाबेस इंस्टॉल होता है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंज कर सकते हैं या कुछ नए ऑब्जेक्ट्स में बना सकते हैं। अभी बात होती है अगर बिजनेस सेंट्रल की या नाविजन की पहले भी, तो ये हमेशा क्या होता था कि जब भी हम सेटअप इंस्टॉल करें तो उसमें डेटाबेस इंस्टॉल होता था, उसके कुछ क्लाइंट इंस्टॉल होते थे। क्लाइंट जैसे बोलते हैं कि जैसे हम प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट यूजर रन करेगा उसे क्लाइंट बोलते हैं। वो क्या हो सकता है? वो विंडो क्लाइंट हो सकता है या वेब क्लाइंट हो सकता है। वेब क्लाइंट अगर वो होगा तो इस तरह ब्राउजर में खुलेगा। ठीक है, जो भी उसका स्पेसिफिक यूआरएल मिलेगा उसके बेसिस पर। और जब जो विंडो क्लाइंट है, विंडो क्लाइंट के लिए क्या होता है, विंडो क्लाइंट के लिए डायनामिक स्नैप करके आता है। ठीक है, अगर हम इसमें सर्च करें डायनामिक स्नैप, अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे डायनामिक स्नैप नहीं मिल रहा है हमें। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसका जो वेब विंडो क्लाइंट है वो इंस्टॉल करने के लिए हमें फिर से सेटअप चलाना पड़ता है। तो कुछ वीडियोस हैं पहले से वेब अवेलेबल यूट्यूब चैनल पर, उसमें तुम देख सकते हो कि कैसे तुम इंस्टॉलेशन कर सकते हो और इंस्टॉलेशन के बाद कुछ नए कंपोनेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे ये मैं सेटअप अगर चला रहा हूँ, ये है बिजनेस सेंट्रल का कम्युनिटी अपडेट 004। ठीक है, इसमें जैसे डायनामिक स्नैप हमको नहीं मिल रहा है, सिर्फ वेब क्लाइंट मिल रहा है। तो अगर हमें डायनामिक स्नैप करना होगा तो ऐड और इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से कहाँ पे क्या, सर्वर टूल, सर्वर, इसमें हमारा आई थिंक इस वर्जन में हमारे नया विंडो क्लाइंट नहीं है। तो क्या होता है कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें विंडो क्लाइंट नहीं आ रहा है, सिर्फ वेब क्लाइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुआ है, क्योंकि हम नैप सर्च कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे विंडो क्लाइंट नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो भी चेंजेस करने हैं हम वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में करेंगे, या दूसरा इन्वायरमेंट भी माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करा दिया जो 2018 के बाद आया। मतलब हम इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का यूज नहीं करके, हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करके अपने जो भी कस्टमाइजेशन हैं, जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये हमारा वेब यूआई है। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ ओपन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ हमारे कस्टमर्स हैं, तो हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कस्टमर की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे इस सिस्टम में जितने भी इस वर्जन में जितने भी हमारे पास डेटाबेस में कस्टमर अवेलेबल हैं वो सारे दिख जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि इतना सब कुछ बात कर लिया हमने, नैव होता है, बिजनेस सेंट्रल होता है, ये एक्चुअल में यूज कब करते हैं? ये यूज तब करते हैं जैसे कोई बिजनेस है, छोटी बिजनेस है या मिड साइज कंपनी की बिजनेस है, वो क्या करती है, वो कुछ चीजें बेचती है, खरीदती है, मैन्युफैक्चर करती है या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो उस केस में वो सारी चीजें या तो मैनुअल कर सकती है या तो वो ऑटोमेटिक कर सकती है। तो अभी क्या होता है कि अगर मैनुअल करती है तो हर चीज को उस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, किसी डेटाबेस में, किसी एक्सेल में, किसी फाइल सिस्टम में, या कहीं हार्ड बुक मतलब नोटबुक वगैरह में उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, तो जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी कंपनी क्या करती है, कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करती है जो पहले से बना हुआ होता है, और मे बी उसकी सारी की सारी फंक्शनलिटीज जो है
वो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है तो ठीक है, अगर फुलफिल नहीं करता है तो इन दैट केस हमें पहले से बने प्रोडक्ट में कुछ चीजें कस्टमाइज करनी होती है, कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है या पुराने प्रोसेस में कुछ चेंज करना पड़ता है। तो जब भी ऐसी चीजें करनी होती हैं तो ये पार्ट होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, अब डेवलपमेंट का पार्ट क्या है, अब कौन करेगा, कौन चेंजेस करेगा। अभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई छोटी कंपनी थी, उसने माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, जो भी कोई माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है, जैसे कि उनके ईआरपी सिस्टम को या उनके किसी सीआरएम सिस्टम को या एएक्स के सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को यूज करना चाहता है जब कोई कंपनी, तो वो उनके पार्टनर्स के पास जाती है और उनसे लाइसेंस लेती है, सिस्टम वगैरह खरीदती हैं। तो वो पार्टनर जो भी हैं, पार्टनर कोई भी कंपनी हो सकती है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होती है, तो उससे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और फिर उसके बाद अपने कंपनी में उसे इंस्टॉल करा सकते हैं। अब जब अपनी कंपनी में इंस्टॉल करा लेते हैं तो अब वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ चीजें जो पहले से उस सिस्टम में अवेलेबल है हम यूज कर सकते हैं और कुछ चीजें जो हैं हम अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज कराना चाहते हैं। तो जब हमें चेंज कराने की रिक्वायरमेंट आती है तो हम फिर उन्हीं पार्टनर्स के पास जाते हैं जो हमारे सिस्टम में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जब हम उन पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं तो उनके बेसिस पर वो हमें डेवलपर्स प्रोवाइड कराते हैं, या तो हम किसी बाहर से फ्रीलांस डेवलपर को सर्च करते हैं और अपने लाइसेंस के बेसिस पे हम चीजें कस्टमाइज करवा लेते हैं। अब क्या हुआ है, अब ईआरपी है, ये सिस्टम है वगैरह वगैरह, बिजनेस में इंस्टॉल हो गया और काम होना शुरू कर दिया। अब क्या होती है, बात आती है सबसे पहले कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत हमारी इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने की पड़ती है, वो बेस्ड ऑन हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के। तो जैसे मैंने बताया था, या तो हम चीजें मैनुअली कर सकते हैं या तो हम चीजें थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैनुअली जितना भी हार्डवर्क है उस चीज को रिड्यूस करने के लिए जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा फ्लो में चलता है। ठीक है, मेंस फ्लो में चलता है, मतलब कि हमारा प्रोसेस एकदम एग्जैक्ट वे में चलता है जैसा हम चाहते हैं। हमें बार बार चीजें मैनुअली नहीं करनी पड़ती है, सिस्टम थोड़ा से चीजें इजिली कर देता है। हमारे लिए 360 व्यू हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है उसका प्रोवाइड करा देता है, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स और ये सारी जो डेटा है एनालिसिस, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जब हमारे पास सिस्टम में है। तो अभी क्या है कि अब कोई एक बिजनेस है, सपोज करो कोई बिजनेस है, ऐसा कह सकते हैं कि कोई बिजनेस है, वो एक कंपनी है जो क्या करती है, दवाइयां बनाती है। ठीक है, या तो दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि वो एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होगी। ठीक है, अब वो कंपनी ने क्या कहा कि भाई हम दवाई ले आते हैं, अपने पास रखते हैं वेयर हाउस में या कहीं भी रखते हैं स्टोर में, और उसके बाद हम चीजों को अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बेचते हैं। तो अभी क्या हो, इनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हम रखेंगे और हम बेचेंगे, और कुछ चीजें किसी से खरीदेंगे, थर्ड पार्टी से खरीदेंगे और फिर दूसरों को बेचेंगे। तो उनका एक कोई बिजनेस है, मतलब इसमें सेल्स और परचेजिंग का खेल चल रहा है। तो अभी वो बिजनेस आया किसी पार्टनर के पास माइक्रोसॉफ्ट के और बोलता है कि भाई हमको ये 2 मॉड्यूल्स चाहिए जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं, हम दूसरों से सामान खरीदते हैं। पहला मॉड्यूल मतलब हम परचेजिंग करते हैं, दूसरा मॉड्यूल है हमारे पास कि हम दवाइयों को जो भी चीजें खरीद रहे हैं बेचने के लिए उसको हम स्टोर करते हैं, मतलब हमें वेयर हाउसिंग चाहिए, और तीसरा मॉड्यूल हमको चाहिए कि हम किसी को बेच देते हैं फिर से अपने दूसरे कस्टमर्स को, मतलब हमें सेल्स का मॉड्यूल चाहिए। तो अभी क्या हुआ कि अब ये 3 मॉड्यूल्स किसी एक सिस्टम में होना चाहिए, जो भी सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है उस बिजनेस में, या तो वो सारा का सारा ट्रैक करें किसी कॉपी पे मैनुअली, एक्सेल बनाए, ये करें, इतना डेटा आया, ये इतना प्रोडक्ट्स आया, या इतनी दवाइयां आई और इतनी ये दवाइयां यहाँ आया रखी और फिर हमने बेची, यहाँ से निकाली, अब इतना माल बचा, इतना माल नहीं बचा। ये सारी चीजें क्या है कि ट्रैक करना बुक पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब एक बहुत बड़ी कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर की। तो अभी क्या किया उन लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर से कांटेक्ट किया, कहा हमने सुना है भाई नाविजन या बिजनेस सेंट्रल है मार्केट में। पहले तो नाविजन को लोग यूज करते थे, लेकिन अभी क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने नाविजन के बहुत सारे सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, धीरे धीरे सारे ही सपोर्ट बंद कर देगा, आगे फ्यूचर में बिजनेस सेंट्रल रहेगा। तो वो चाहते हैं, वो कंपनी बिजनेस सेंट्रल या कोई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लेना चाहती थी। अब वो खोज रही थी कि कौन से ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये तीनों मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो उनको मिला कि चलो भाई बिजनेस सेंट्रल में तीनों मॉड्यूल अवेलेबल है। उन्होंने और भी सुना कि सैप वेप वगैरह है, सैप में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो अवेलेबल है, लेकिन सैप जो है, अब बात आती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। जब प्रोडक्ट यूज करने की बात आती है तो टोटली कंपनी के बजट पे डिपेंड करता है, उनके पास कितना पैसा है, कितना लगा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी चीजें हैं उसको मैनेज करने के लिए कितना पैसे लगा सकते हैं। अब जब पैसे की बात आती है तो
यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का जो बिजनेस सेंट्रल प्रोडक्ट है या नाविजन है वो पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैप का जो है वो काफी महंगा है, उसके लाइसेंसेस काफी महंगे हैं। तो अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं चलो भाई हम यूज करते हैं बिजनेस सेंट्रल को। अब मैंने शुरू में ही बोला कि बिजनेस सेंट्रल मतलब बेसिकली ये वो लोग यूज करते हैं जिनकी छोटी कंपनियां होती हैं, मिड साइज कंपनी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे बड़े प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो आ जाती है बिजनेस सेंट्रल पे। अब बिजनेस सेंट्रल में आया, उन्होंने कहा अच्छा हमें ये 3 रिक्वायरमेंट थी, क्या आपके पास है? पार्टनर ने बोला हाँ बिजनेस सेंट्रल में है, आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने 2 तरीके की चीजें प्रोवाइड कराई हैं। एक तो कराई है पार्टनर से आपको तब खरीदना है जब आपके पास एक्चुअल में आपको ऑन प्रीमाइस चाहिए। ऑन प्रीमाइस चाहिए मतलब आपको अपना सिस्टम अपने सर्वर पे इंस्टॉल कराना है। अपने सर्वर पे इंस्टॉल कराने का मतलब डेटाबेस आपके पास रहेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम अपने यूजर्स के लिए, अपने दूसरे बिजनेसेस के लिए आसान बनाते हैं कि आप क्लाउड ले लीजिए। क्लाउड ले लेंगे तो डेटाबेस सब माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेगा, सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेंगी और आप आसानी से जो ऑन प्रीमाइस का खर्चा है या सर्वर को रन कराने का खर्चा है वो सब बचा लेंगे। ठीक है, तो मान लो सपोज करो हमारे पास जो बिजनेस है वो चाहता है कि हम ऑन प्रीमाइस यूज करें। ठीक है, ऑन प्रीमाइस मतलब कि हम डेटाबेस नहीं चाहते कि माइक्रोसॉफ्ट के पास रहे, हम सारी चीजें अपना खुद से मैनेज करेंगे। जब हम खुद से मैनेज करेंगे तो डेटाबेस हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। जब मन करता है तो हम डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जब मन करता है तो हम डेटाबेस के वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, उनकी उसमें कुछ नया वैल्यू बैकएंड से भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्लाउड में नहीं है। अगर हम क्लाउड यूज करते हैं तो उसमें जो चीजें हैं हम बिजनेस सेंट्रल यूआई यूज करें, उसी में सारी चीजें चेंजेस करके जो भी डेटाबेस में चेंज करना है वो डायरेक्टली बिजनेस सेंट्रल यूआई के थ्रू ही होगा, अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी क्या है कि जो कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, वो चाहती है कि उसकी चीजें जो है थोड़ा किसी के पास भी रिवील ना हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम अपना सर्वर लेंगे और उस सर्वर पे हम अपना ऑन प्रीमाइस वर्जन बिजनेस सेंट्रल का इंस्टॉल कराएंगे, डेटाबेस भी हमारे पास रहेगा, सारी चीजें हम खुद मैनेज करेंगे। तो इसके लिए जब भी ऐसा चाहिए होता है सिनेरियो, तब उन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पार्टनर के पास जाना पड़ता है, उस कंपनी को। अब चलो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पार्टनर से ये लेकर के सिस्टम उन्होंने अपने सर्वर पे सब कुछ रेडी करके इंस्टॉल करा लिया। आप कहते हैं कि हमारा सेल्स मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल, वेयर हाउस मॉड्यूल ये है, उसकी भी ट्रेनिंग भी ले ली उन लोगों ने और सब सिस्टम रेडी हो गया। जितने भी सपोज करो अब जो बिजनेस था, उस बिजनेस के लिए इतने सारे कस्टमर्स थे उनके पास, तो उन्होंने कस्टमर वगैरह बनवा लिए। और माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ये है। अब ये जैसे जिस कंपनी में काम करी वो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है, सर्टिफाइड पार्टनर है। मतलब कि अब किसी भी कस्टमर को, मतलब कोई भी एक कंपनी आती है जो ईआरपी यूज करना चाहती है, उसको जब भी कोई चीज खरीदना होगा ना, तो ये हमारी जो पार्टनर कंपनी है वो उनको हेल्प कर सकती है। हाँ, कस्टमाइजेशन वो हम भी कर सकते हैं। मान लो हमने प्रोडक्ट भेज दिया, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, ठीक है, कोई कंपनी आई, उन्होंने कहा, जो अभी ये कंपनी आ रही थी सपोज करो, वो हमारे कंपनी के पास आई, बोली आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पार्टनर है, हमको बिजनेस सेंट्रल इंस्टॉल कराना है अपने सर्वर पे, सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, लाइसेंस वगैरह लेकर के, क्योंकि हम पार्टनर है, लाइसेंस वगैरह देकर के सब कुछ वहां पे सेटअप इंस्टॉल कर दिया। अब बात आती है उनके पास, हाँ माइक्रोसॉफ्ट दे सकती है। हम पार्टनर जो है, पार्टनर क्या कर सकते हैं इस केस में, हम खुद ही बना करके हम अपना चीज बनाए, हम अपना जो है ऑनलाइन सिनेरियो बनाया, ऑनलाइन जो एक अकाउंट बनाया और फिर वो अकाउंट हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कस्टमर को, कि कस्टमर हमारे पास अक्सर इसलिए आते हैं, मान लो उनको कहीं भी प्रोसेस में कहीं फंसते हैं, कहीं भी दिक्कत आती है तो कंसल्ट करेंगे ना। तो अगर सर्टिफाइड कंपनी से आकर के वो हाथ मिला के अपना एक प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट अपने पास, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस सेंट्रल अपने वो बिजनेस के लिए लगाना चाहते हैं, तो उनको क्या है, एक सपोर्ट मिलेगा। जब भी उन्हें कोई जरूरत होगी तो वो डायरेक्ट हमसे लेंगे। अगर वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से खरीदते हैं, सीधे वो खुद से जाके कंपनी अकाउंट बनाती है, खुद से सारी चीजें सेटअप करती है, तो हर चीज के लिए उसे माइक्रोसॉफ्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा या किसी थर्ड पार्टी से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी प्रोसेस, सारी ट्रेनिंग मैनुअल, सारी चीजें या तो उनकी कंपनी में खुद को पढ़ना पड़ेगा उन्हें, या तो दूसरे से सीखनी पड़ेगी। दूसरे से सीखना आसान है बजाय खुद पढ़ने से। ठीक है, तो अभी आप सपोज करो ये सारी चीजें हैं, अभी फिलहाल में जो थर्ड पार्टी जो कंपनी थी वो हमारी कंपनी के पास आई, उन्होंने बोला बिजनेस सेंट्रल ऑन प्रीमाइस दे दीजिए, और हमें सपोज करो ये 3 मॉड्यूल नहीं, सारे ही मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, तो सारा मॉड्यूल जो है
हम डेटाबेस जो भी था माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक वाला, वो हमने उनको दे दिया कि अभी लीजिए ये क्रोनस इंटरनेशनल का डेमो डेटाबेस है, इसमें पहले आप चीजों और प्रोसेस को समझिए। ठीक है, सारे प्रोसेस को समझिए, आप ये सारा प्रोसेस आपके हिसाब से चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो हम इसमें कस्टमाइजेशन आपको कराना होगा तो बताइएगा हमको, हम अपने डेवलपर से कस्टमाइज करा लेंगे। नहीं तो अगर आपको कहीं और से, आपके पास खुद का डेवलपर है, आप खुद कराना चाहते हैं तो आप खुद कराइए। ठीक है, तो अब बात आती है हम डेवलपर्स की। भाई अब हमको चेंज करना है, हमें फंक्शनली भी नहीं पता कि सारा प्रोसेस कैसे चलता है। कभी कभी ऐसा होता है डेवलपर्स को फंक्शनली भी पूरा चीज नहीं पता होता है सिस्टम में। ठीक है, तो अब ऐसा जब सिनेरियो आता है तो हम किसी फंक्शनल से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि अब कंपनी की अगर कंपनी में ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो कोई फंक्शनल भी होगा, कोई डेवलपर भी होगा। तो फंक्शनल बताता है कि भाई ये चेंजेस चाहिए क्लाइंट को, इस प्रोसेस में ये चेंज कही चाहिए, तो अब डेवलपर क्या करता है, उसी हिसाब से कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये अभी फुल फ्लेज्ड डेमो डेटाबेस है जिसमें सारी फंक्शनैलिटी इनेबल है। ठीक है, ये मान लो हमने क्लाइंट को दे दिया और क्लाइंट कहता है वो ठीक है सब कुछ ओके है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करानी है। ठीक है, सेल्स वाला होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, इन्वेंटरी होना चाहिए। तो इसमें तो ये तीन ही चीज दिख रही है, सेल्स, परचेजिंग, इन्वेंटरी, पोस्टेड डॉक्यूमेंट, ये दो पोस्ट करने के बाद है। तो यही अगर ये छोटे सेटअप को तीन चाहिए तो उसके लिए भी ये ठीक है। तो ये टोटली बेस्ड डिपेंडेंट होता है लाइसेंस पर। ठीक है, लाइसेंस में अगर उसके तीन ही मॉड्यूल है, अगर लाइसेंस में उसके सेल्स मॉड्यूल है सिर्फ, ठीक है, मतलब वो सिर्फ सेल्स मॉड्यूल यूज करना चाहता है तो उस कस्टमर के लाइसेंस में सिर्फ सेल्स मॉड्यूल ही इनेबल होगा, सेल्स की ही सारी टेबल्स इनेबल होंगी। ठीक है, अगर उसने परचेजिंग भी लिया हुआ है, सेल्स भी लिया हुआ, तो ये दोनों उसके लिए इनेबल होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने मॉड्यूल्स कोई कस्टमर अपने लाइसेंस में लेना चाहता है। सपोज करो अभी हमने डेमो डेटाबेस दिया हुआ है क्लाइंट को और हम कहते हैं कि इसमें सारे मॉड्यूल्स हैं, आपको लगता है कि ये मॉड्यूल्स आपके लिए हैं, जो मॉड्यूल्स आपको यूज करने सिस्टम में वही मॉड्यूल्स आप समझ लीजिए सिस्टम को पहले, उसके बाद हम वही मॉड्यूल्स आपके लाइसेंस में दे देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अब हम बिजनेस सेंट्रल मस्त देख रहे हैं, यूआरएल में चल रहा है, ठीक है, ओके है। अभी कस्टमर आता है, कहता है कि भाई हमको कुछ चेंज चाहिए, चेंज चाहिए इन द सेंस, मान लो हमें यहाँ कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे कस्टमर के पास ना, ये जो हमारा कस्टमर है, इस कस्टमर में एक और इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हमारे प्रीवियस जो हमारे पास मैनुअल डॉक्यूमेंट था उसमें हमारा एक और कस्टमर का रेफरेंस नंबर था। ठीक है, कस्टमर का, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स है ना उनका हम स्पेसिफिक एक स्पेशल जो है रेफरेंस नंबर यूज करते हैं फर्दर आगे कुछ रिपोर्ट्स निकालने के लिए। ठीक है, अब हम ऐसा बोल दिए, अभी क्या है कि मान लो यहाँ पे इस कस्टमर के पास अपना एक नंबर है, ये उनके पास सिस्टम में ऑलरेडी बना हुआ था, वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ऑप्शनल फील्ड है, कभी कभी यूज करना चाहते हैं। कुछ कस्टमर के पास अपना एक रेफरेंस नंबर होता है, कुछ कस्टमर्स के पास नहीं होता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि भाई अभी जो यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं मुझे इसमें, ठीक है, इनमें एक कॉलम जो है ना मुझे एक और चाहिए, क्या कहते हैं, हमारा कस्टमर रेफरेंस नंबर, और जो हमारे जनरल सेक्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये चेंज आया, ये जब चेंज आया तो ये चेंज कौन करेगा, ये चेंज डेवलपर करेगा। ठीक है, अब इस चेंज को करने के लिए हमारे पास अभी बिजनेस सेंट्रल की इस वर्जन में दो तरीके हैं, या तो हम वही पुराना वाला अप्रोच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं, या तो नया अप्रोच ये विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कौन सा अप्रोच दिखाएं, दोनों ही दिखाएं। ठीक है, दोनों दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पुराना अप्रोच दिखाते हैं। अभी क्या होता है ना कि जो बिजनेस सेंट्रल का जो डेटाबेस है, नेविजन का जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें ना कुछ टेबल्स होते हैं, पेजेस, रिपोर्ट, कोड यूनिट, क्वेरी, एक्सएमएल, पोर्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी होती है। क्या होता है ना कि ये जो बिजनेस सेंट्रल है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हो गई सारी की सारी डिपेंडेंसी, मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पर ही कस्टमाइजेशन हमारी पॉसिबल होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और सारी की सारी प्रोग्रामिंग जिस तरह का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बट बेस्ड क्या है कि मतलब जो
कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हीं उन्हीं ऑब्जेक्ट के अलावा हम इसके अलावा और कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसी ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, जो भी करना है हम सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, उतने ही ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट में हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि बेसिकली इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास है टेबल, पेज, रिपोर्ट, कोड यूनिट, क्वेरी, एक्सएमएल कोड, ठीक है। 6 ऑब्जेक्ट ये हो गए और 7th वन हो गया मेन्यू सूट। मेन्यू सूट क्या होता है कि पहले से कुछ जैसे यहाँ पे हम अगर रोल सेंटर पे आ जाते हैं, हमें कहना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लो ये सेल्स वाला आ रहा है, इसमें हमें एक ऐड करना है अपना और रेफरेंस, ठीक है। तो मेन्यू सूट का पार्ट होता है, इसमें हम जाकर के ऐड कर देंगे तो चीजें दिख जाएगी। कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में दिखाना है, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में दिखाना है तो मेन्यू सूट में। और बेसिकली मेन्यू सूट का हम इतना यूज नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट में ही स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट से बताते हैं। अभी हमें स्टार्ट में क्या हुआ कि हमारे पास एक कस्टमाइजेशन आ गई है। वो क्या है, हमें अपने कस्टमर पर एक नया फील्ड ऐड करना है, कस्टमर रेफरेंस नंबर, और वो फील्ड कस्टमर के कार्ड पेज पे। अभी क्या होता है ना कि इसमें लिस्ट और कार्ड पेजेस होते हैं। लिस्ट पेज जो होता है कि जितने भी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एक टेबल में अवेलेबल है, वो एक लिस्ट पेज बना करके जो भी फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे उसमें लगा देंगे, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड को एक लिस्ट वाइज व्यू में सारा का सारा हमें दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे पेजेस को हम लिस्ट पेज बोलते हैं। और जब कोई चीज किसी भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन जो एक सेक्शन में पूरा दिखाता है पेज, जो एक जगह पूरा का पूरा, जैसे एक कस्टमर की हम पूरी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, इसी कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो ऐसी जब भी इंफॉर्मेशन बनानी हो, दिखानी होती है, तो 2 तरह के पेज हम यूज कर सकते हैं। कार्ड पेज यूज कर सकते हैं या तो हम डॉक्यूमेंट पेज यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन द सेंस, डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्या कहते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज की डॉक्यूमेंट है, तो मतलब ये स्पेसिफिक कस्टमर का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो सिंपल टर्म में हम समझा रहे हैं, तो या तो हम डॉक्यूमेंट पेज बना सकते हैं और दूसरा इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हम कार्ड पेज बना सकते हैं, ठीक है। कार्ड पेज भी क्या होता है कि कार्ड पेज भी जब इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन दिखाना होता है या उसके रिलेटेड रिकॉर्ड का, तो हम कार्ड पेज बना सकते हैं। तो दोनों पेजेस हम बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये हमारा लिखा हुआ है कस्टमर कार्ड, ठीक है, तो ये एक कार्ड पेज है, ठीक है। बेसिकली अब इस कार्ड पेज में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। अब हमने कहा कि पहले कस्टमर टेबल में एक नया फील्ड ऐड हो जाए, कस्टमर रेफरेंस नंबर। दूसरा, उस कस्टमर रेफरेंस नंबर को हम कस्टमर कार्ड पे दिखाना चाहते हैं, इसके जनरल सेक्शन में, ठीक है। इस जनरल सेक्शन में आफ्टर, मान लो नेम के बाद दिखाना चाहते हैं, आफ्टर दिस नेम फील्ड, ठीक है। और अगर हम पीछे जाते हैं, हम कहते हैं कि इस लिस्ट पेज पे भी हमें दिखाना है आफ्टर नेम फील्ड, ठीक है। अभी क्या लगता है, हमें जब नया एक फील्ड चाहिए, वो तो है नहीं सिस्टम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। नए फील्ड ऐड करने के लिए हमने अभी कहा कि हमारे पास दोनों अप्रोच हैं, या तो हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं या तो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम यूज करना चाहेंगे पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पहले क्या, कौन सा टेबल हमारा यहाँ पे है, ये कस्टमर टेबल है और ये लिस्ट है कस्टमर लिस्ट की। तो सबसे पहले हम टेबल में यहाँ पे ये सारे यहाँ पे आईडी दिखाती हैं, इस वाले सेकंड सेक्शन में नेम्स दिखाते हैं, थर्ड में अगर मॉडिफाई हम कुछ ऑब्जेक्ट में करते हैं तो ये ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। और ये बाकी वर्जन लिस्ट, डेट, टाइम और कंपाइलेशन वगैरह चीजें दिखाती रहती हैं। अभी क्या है कि हमारे पास कस्टमर टेबल की बात करें तो इस टेबल सेक्शन में, यहाँ टेबल्स है, यहाँ पेज है, यहाँ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इस टेबल सेक्शन में हमें ये कस्टमर टेबल मिल गया। अब कस्टमर टेबल में हमको एक नई फील्ड ऐड करनी है, तो हम जाएंगे, करेंगे डिजाइन, ठीक है। डिजाइन किया हमने, डिजाइन करने के बाद यहाँ पे अब आपको मल्टीपल फील्ड्स दिख रहे हैं, पहले से ये कस्टमर टेबल में फील्ड अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब इस कस्टमर टेबल में अब हमारी अपनी जो है, अपनी एक नई फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो हम अपनी जब भी कस्टमाइजेशन, जैसे अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब जब भी हम कस्टमाइज्ड फील्ड कोई ऐड करेंगे पुरानी सी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, तो हम उसका जो आईडी है वो 50,000 से ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसकी जो आईडी है हम 50,000 से ऊपर रखेंगे। तो हमारी एक नई पहली फील्ड आ रही है, ठीक है, 50,000
मान लो हम 50,000 में 100 रखना चाहता हूं, ठीक है। 50,100 क्या नया फील्ड का नाम है? कस्टमर रेफरेंस नंबर, ठीक है। और ये फील्ड जो हम रखना चाहते हैं, ये तो फील्ड का नेम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है डेटा टाइप्स। हर एक सिस्टम में डेटा टाइप होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है। और जब डेटाबेस की बात आती है, डेटाबेस में जो टेबल होते हैं, उन टेबल में जो फील्ड होते हैं उसका भी डेटा टाइप होता है, ठीक है। अभी ये डेटाबेस के बारे में तो यहाँ नहीं बता रहा हूं इतना। तो यही जो यहाँ के बेसिस पर अगर हम कोई डेटा टाइप चूज करेंगे, तो जब ये फील्ड हमारे डेटाबेस के इस पर्टिकुलर टेबल में बनेगा, तो बेस्ड ऑन दिस उसका डेटा टाइप सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ब्लॉब, बिग इंटीजर, बाइनरी, बूलियन, बहुत सारे हैं, टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं ये रेफरेंस नंबर है, वो रेफरेंस नंबर मतलब एक बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक होता है। सपोज करो क्लाइंट ने कारण की जो रिक्वायरमेंट है वो अल्फा न्यूमेरिक है, तो हम इस केस में टेक्स्ट ले लेंगे। सिंपल दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम टेक्स्ट ले लें या तो हम कोड ले लें, ठीक है। दो डेटा टाइप होते हैं, ये टेक्स्ट वाला होता है या तो हमारे पास ये कोड वाला होता है। अब कोड और टेक्स्ट में एक डिफरेंस है। मान लो जो हमारा कस्टमर रेफरेंस नंबर है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है मतलब कोई कैपिटल में है, कोई स्मॉल में है, और अल्फा न्यूमेरिक है तो 1 2 3 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो अगर हमने सिस्टम में ऐड किया तो या तो वो सबको लोअर में कर दे या सबको कैपिटल में कर दे। हम चाहते हैं कि जैसा है एज इट इज वैसा ही जाए, तो हम उस केस में टेक्स्ट लेंगे। बट हम चाहते हैं कि ठीक है हमारे सिस्टम में मैनुअल एंट्री थी पहले से, लेकिन वो इट डजंट मैटर कि वो स्मॉल रहे या कैपिटल रहे, ठीक है। तो कस्टमर ने कहा हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप कैपिटल रखते हैं तो डेटा हमें सही से दिखेगा, हमें समझ आएगा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि हमें कैपिटल में चाहिए। अगर कैपिटल में सारा चीज चाहिए तो हम कोड भी ले सकते हैं। और जब भी कभी हम कुछ डेटाबेस में टेबल बनाते हैं और उसमें कोई प्राइमरी की रखना चाहते हैं, तो सिस्टम का एक पहले से ही प्री डिफाइंड मतलब ये है अप्रोच है कि हम उस टाइप को कोड ले, एज अ कोड ले। अगर हम प्राइमरी की में रखना चाहते हैं उस फील्ड को, तो एज अ कोड ले, ना कि एज अ टेक्स्ट ले, ठीक है। लेकिन अगर जैसा हम एंट्री करें वैसा ही देखना है हमको, टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, बट हम कुछ भी एंट्री करें बट वो कैपिटल में होना चाहिए, इन दैट केस हम कोड ले सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि जैसा हम एंट्री करें वैसा ही रहे, तो हमने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद इसके बाद नया अगला जो कॉलम है ये है लेंथ का। अब लेंथ का क्या मतलब है? अब कितने कैरेक्टर ये फील्ड एक्सेप्ट कर सकता है, इसकी बात करता है लेंथ। ये 30 बाय डिफॉल्ट आता है। 30 मतलब कि इसमें मैक्सिमम 30 कैरेक्टर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कस्टमर जो नंबर है हमारा रेफरेंस नंबर वो 15 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 कैरेक्टर आप दे दें। तो हम क्या करते हैं, अपने लेंथ को 15 कैरेक्टर देते हैं। अभी हमारा काम हो गया, फील्ड ऐड हो गया। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर सेव करेंगे। सेव के लिए कंट्रोल एस जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये पहला तो आता है कि आप इसे कंपाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो सेव तो हो जाएगा ये फील्ड, लेकिन अभी भी ये टेबल में दिखेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहेगा। लेकिन अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, जैसे ही करते हैं, तो ये सिंक्रोनाइज करेगा जो भी चेंज हमने किया है टेबल में वो डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो अब उसके बाद सिंक्रोनाइज के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास, वैलिडेशन, लेटर और फोर्स। अब क्या है कि अगर हम नाउ विथ वैलिडेशन करते हैं तो ये फील्ड को ऐड भी करेगा और वैलिडेट भी करेगा। मान लो हमें सेम नेम से फील्ड अवेलेबल है पहले से और हम फिर से ऐड कर रहे हैं, तो जब वैलिडेट करके हम ओके करेंगे तो ये हमें तुरंत एरर दे देगा कि पहले से अवेलेबल। दूसरा क्या है, लेटर, मतलब अभी हम कंपाइल करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज ओके, देख लें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कंपाइल अगर हम करेंगे ना तो कोई एरर होगा तो वो सिस्टम बता देगा। अगर हम ये इसको डिसेबल कर देंगे ना, कुछ अगर एरर हुआ तो वो नहीं बताएगा, सेव कर देगा लेकिन फाइल को। लेकिन अगर हम कंपाइल करते हैं तो वो एरर होता है तो वो हमें बता भी देता है। लेटर मतलब हमने ठीक है ये जो स्कीमा है, ये जो चेंज है, ये हम बाद में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं लेकिन सिंक्रोनाइज बाद में करना चाहते हैं, तो लेटर कर देंगे। फोर्स मतलब अभी करना चाहते हैं लेकिन फोर्सली करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कहीं मान लो कुछ
चेंजेस थे, कभी कभी बोलता है कि नहीं तुम डेटाबेस में चेंज नहीं कर सकते, कोई फील्ड नहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें करना है तो करना है, तो फोर्स कर देंगे। अभी क्या है कि हम जब भी फील्ड ऐड करें तो वैलिडेशन के साथ करें, कि मतलब जब हम ओके करेंगे तो ये कंपाइल भी करेगा, चेक करेगा कोई सिस्टम में एरर तो नहीं है, वैलिडेट भी करेगा इस फील्ड को कि सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, अब हमने ओके किया। इसमें डायरेक्टली कर देंगे, हाँ, डायरेक्टली एक्सटेंशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन बनाने की अभी उसकी बात ही नहीं हुई है। अभी हमने डायरेक्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज करके हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमने ओके कर दिया, टाइम लगा रहा है थोड़ा सा। बट ये आने वाले जितने भी बिजनेस सेंट्रल के वर्जन हैं उसमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारे पास रहेगा ही नहीं। अब ये बोल रहा है ये जो फील्ड है वो एक बार ही अपीयर हो सकता है कस्टमर टेबल के अंदर। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, हम दो तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, या तो हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज कर सकते हैं, या तो हम विजुअल स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है हमने विजुअल स्टूडियो में कोई ऐसा एक्सटेंशन बनाया होगा, कुछ ऐसा कोड लिखा होगा, कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन किए होंगे जिसमें मैंने कस्टमर टेबल के लिए ये वाली आईडी जो हम यूज कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी क्या वो वैलिडेशन करने पे ये फायदा हुआ ना, इसने हमें बता दिया, तो वी हैव टू चेंज दिस आईडी। वहां करके एक्शन हमने यहाँ पे 200 कर दिया, सेव किया, फिर से हम वैलिडेट करना चाहते हैं, ओके किया, सेव हो गया। देखो तुरंत सेव हो गया, उस समय टाइम लगाया था। ठीक है, क्योंकि उसको कहीं कुछ मिल गया था और हम उसने हमारा काम रोक दिया। अब ये चेंजेस हमारे हो गए हैं। अभी क्या था कि हमारे पे विंडो क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है, तो हमें चेंजेस देखना है कि हमारे पास टेबल में चेंजेस हुए कि नहीं। ठीक है, तो हमने ये इतना यूआरएल कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम लिखे टेबल इक्वल टू कस्टमर की टेबल आईडी है 18, एंटर किया। कस्टमर की टेबल आईडी जब मैंने बोला 18 मतलब ये तुम देख सकते हो टेबल 18। तो ये जब हम यूआरएल में लगा करके और फिर दिखाएंगे तो ये हमें बताएगा। अब ये कनेक्ट टू द सर्वर, ये एरर दे रहा है कुछ, मेटा डेटा इज नॉट सिंक टू टेबल विथ आईडी, प्लीज ट्राई लेटर, कॉन्टेक्ट यू एडमिन। ठीक है, अब ये हमारा कुछ सिंकिंग का इशू आ गया। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करना है, ये काम नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा कभी इशू आए, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खोलो, बिजनेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जहां पे एक सर्वर इंस्टेंस होता है। ठीक है, इस इंस्टेंस से ही हमारी ये बिजनेस सेंट्रल की सर्विसेज रन हो रही होती। ठीक है, सिंकिंग का इशू आ गया, ठीक है कोई बात नहीं है, हम रिस्टार्ट करके देखते हैं ये रिजॉल्व करता है कि नहीं। अभी पूरा बेसिक, मतलब ये बेसिक था, ठीक है, कई चीजें हैं जो अभी पता नहीं होंगी, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहा हूँ, बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट ये बता दिया कि अब हम इनको चेंज करना चाहते हैं। अभी हमारा सर्विस रिस्टार्ट हो गया है और हम फिर से अपना एक्सेस करते हैं वेबसाइट को। रिस्टार्ट होने के बाद वेब क्लाइंट थोड़ा सा टाइम लगा देता है।
सब कुछ सही है, बट डेट एंड टाइम सैटरडे 24 अप्रैल 7:30 GMT दिखा रहा है कुछ। ये हमारा कुछ टाइम का इशू आ रहा है। काम करते हैं, वाईफाई को ऑन कर लेते हैं। टाइमिंग उसमें अलग दिखा रहा है। चलो हमने कुछ चेंज किया हुआ है, इसको हम स्किप करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे देख लो, मॉडिफाई किया तो ये मॉडिफाइड ट्रू का आ गया बनके। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने चलो भाई सिस्टम में चेंज किया हुआ है, तो काम करना चाहते हैं हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बिल्ड कर लेते हैं एक बार। तो छेड़ा रहा है तो हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे गए और हमने सारे के सारे स्कीमा जितने भी टेबल्स हैं उनको हमने फोर्स सिंक्रोनाइज करा दिया। तो एक तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा बिल्ड कर सकते हैं और तीसरा स्कीमा को सिंक्रोनाइज करा सकते हैं। सिंक्रोनाइज कराने के बाद एक बार फिर से हम रिस्टार्ट कर लें। अभी क्या होता है कि यार मैं बहुत सारे सिस्टम में चेंजेस करता रहता हूँ, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, कई बार इफेक्ट कर जाता है सिस्टम। अभी देख रहे हो हमारा टाइमिंग कुछ अलग है, यहाँ कुछ टाइमिंग अलग ही दिख रहा है ना। यहाँ 11 o'clock हो रहा है, यहाँ पे 5:30 दिखा रहा है। सर्विस रिस्टार्ट हो गया। यहाँ जाते हैं, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से बिजनेस सेंट्रल वेब क्लाइंट इंस्टॉल होके आ जाता है। ओपन करते हैं, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। एग्जैक्ट यूआरएल ये है। देखा तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉलेशन पे कुछ और आता है, बिजनेस सेंट्रल वेब क्लाइंट ओपन। मेरे में लोकल होस्ट BC 140 आया और एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर रहा था, इस वजह से। अभी क्या है, बिजनेस सेंट्रल में ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आगे के रिलीज में हटा दिया गया है। तो हमें जो भी चेंजेस करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो का यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। इनको यूज करके नहीं कर सकते क्योंकि ये रहेगा ही नहीं। अभी क्या है, सर्वर स्टार्ट हुआ है और रिफ्रेश हो रहा है सारी चीज, जरा सा टाइम और लगाएगा। तो डेवलपमेंट का काम जो है ना थोड़ा सा है, कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन चीजें नहीं रहती हैं, कॉन्फ़िगर नहीं रहती हैं, तो उसकी वजह से इशू आ जाता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहले चल रहा था, हमने चेंज किया, रिस्टार्ट किया, सब बंद हो गया। अब पहले से पहले इसी यूआरएल पे चल रहा था, ठीक है। अभी सब सही हो गया होगा। ठीक है, सक्सेसफुली खुल गया। अभी आते हैं अपने टेबल को रन कराते हैं। टेबल का बोला था ना, URL इक्वल टू टेबल इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ सारे टेबल का डेटा दिख गया। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट पे भी यही डेटा दिख रहा होगा जो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन। वही सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे लिस्ट पेज पे भी दिख रहे होंगे। यहाँ देखो, पहला है कस्टमर, ठीक है, स्पॉट मॉयस फर्नीचर, यहाँ भी वही है। अब हम आते हैं अपने एक जो नया फील्ड ऐड किया है ना, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं टेबल को। यहाँ पे हम देखते हैं फील्ड, हमारे यहाँ फील्ड क्या है, कस्टमर रेफरेंस नंबर। अभी तुम्हारे पास एक एरर आया था उस समय जब तुमने चेंज किया था, 50100 लिया था। वो क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूं, टेबल के अंदर मैंने एक एक्सटेंशन बनाया है जो कस्टमर का ही है, और उस कस्टमर के एक्सटेंशन का जो फील्ड नंबर है वो 50100 है, जो कि पहले हमने सेम कस्टमर टेबल के लिया था, याद है। और जब हमने एवरेथ वैलिडेशन किया तो उसने हमें एरर दे दिया था कि ऑलरेडी डिफाइंड है और हम यूज नहीं कर। क्यों? क्योंकि कस्टमर टेबल में ऑलरेडी एक शॉपिफाई कस्टमर आईडी के नेम से एक कस्टमर बना हुआ है जो यहाँ में दिख रहा है, ठीक है।
अब हम नहीं चाहते हैं कि जो पुराना सोल्यूशन है कोई भी, उस सोल्यूशन और हमारे सोल्यूशन के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इस चीज से बचने के लिए जो भी हमने आईडीज यूज किए हैं उसकी रेंज अलग यूज करें, जो भी हम कस्टमाइजेशन नया करें उसकी रेंज अलग यूज करें, या तो पुराने ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, अभी यहाँ में कस्टमर रेफरेंस नंबर दिख रहा है, ठीक है, टेबल में दिख रहा है, बट हमारे लिस्ट में या हमारे कार्ड पेज पे कस्टमर रेफरेंस नंबर आफ्टर नेम नहीं दिख रहा है। अब ये कैसे? आफ्टर नेम अभी डाला नहीं है, अभी सिर्फ टेबल में डाला है, तो दैट्स वाई हमें सिर्फ टेबल में दिख रहा है अभी, और ये एम्प्टी है। अब हमें क्या करना था, हमें इस कार्ड पेज में नेम के बाद डालना है, और हमें इस लिस्ट पेज पे भी नेम के बाद डालना है। नेम के बाद मतलब नेम के बाद डालें या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पहले डालें, बात एक ही है। और अगर हम बात करें कार्ड पेज पे भी नेम के बाद डालें या आईसी पार्टनर कोड के पहले डालें, दोनों के केस में सेम है। अब हमें कस्टमर कार्ड पे ये चीज डालनी है सबसे पहले, मान लो कस्टमर लिस्ट पे सबसे पहले डालनी है, तो हम जाएंगे पेजेस में। यहाँ पेजेस में जितने भी सिस्टम में यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं जितनी भी चीजें हैं, उनके सारी चीजें के लिए पेज बने होंगे। ठीक है, पेजेस बने होंगे, ये सारे पेज है ना, ये वेब पेजेस ही है ना। तो इन ये क्या है, वेब पेज है ना, पेज, लिस्ट पेज हो चाहे कार्ड पेज हो चाहे डॉक्यूमेंट, इट्स अ पेज। तो अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हमको वो पेज वाले सेक्शन में दिख जाएगा। अब सिनेरियो ये है कि अगर हम कुछ चेंजेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करते हैं तो वो चेंजेस हमें यहां तो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर हमने कुछ चेंजेस विजुअल स्टूडियो में किया हुआ है एक्सटेंशन बना के, वो हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है। अभी हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आ गए, हमारा कहना है कि हम कस्टमर लिस्ट पर आफ्टर नंबर आफ्टर नेम ऐड करना चाहते हैं बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो हमें पेजेस में गए तो हमें यहाँ दिख गया एक कस्टमर लिस्ट है जिसकी आईडी 22 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कस्टमर लिस्ट पे जाऊंगा ना, बहुत आसान तरीका है इस चीज को ट्रैक करने का। यहां पे दिख रहा है आपको पेज इक्वल टू 22, मींस अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे जिसकी आईडी 22 होगी उसमें हमें चेंज करने होंगे। तो हमारा कस्टमर लिस्ट है, इसको Alt D सॉफ्ट शॉर्टकट है, Alt और D अगर हम कीबोर्ड पे प्रेस करें, या तो हम डायरेक्ट यहां से डिजाइन कर दें। खोला हमने, यहां पे अगर तुम जाओगे ना, लिस्ट पे जितने फील्ड देख रही होगी दिख रहा होगा नंबर, नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन, फोन, कॉन्टैक्ट, सेम यहां पे दिख रहा होगा नंबर, नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन। अब यहाँ पोस्ट कोड और कंट्री रीजन भी है, बट यहां पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर ये दो चीजें नहीं दिख रही यहां पर, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर शो और हाइड होगी, या तो डायरेक्ट हाइड करके रखा होगा या तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाना होगा। तो अब जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड को हमने सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज, हर एक फील्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और हर फील्ड के पास कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर मतलब इवेंट्स, जस्ट लाइक इवेंट्स। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टी देखना है हमको पोस्ट कोड की। हमने इस फील्ड को या इसको जस्ट सेलेक्ट किया, और ये पहला जो सेक्शन है यहाँ पे दिखाता है प्रॉपर्टीज, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम सेट कर सकते हैं किसी फील्ड के लिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो विजिबल इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, मतलब ये कंडीशन बेस्ड नहीं है, डायरेक्ट फॉल्स ही है, मतलब ये दिखेगा ही नहीं। अगर इसको दिखाना है तो यहाँ पे तुम ट्रू करो, वो दिख जाएगा, या तो उसका एक्सटेंशन बनाओ विजुअल स्टूडियो कोड में और इस पेज का एक्सटेंशन बनाओ। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पेज बना हुआ है सिस्टम में, उसको कुछ उसकी फीचर को, उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे टर्म को जब भी ऐसा कुछ करना होता है, तो अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर दें वो तो चेंज, लेकिन अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं, एक्सटेंशन बना के कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस पेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा वाला भी देख लेते हैं प्रॉपर्टी। दूसरी की प्रॉपर्टी भी फॉल्स सेट है, सो दैट्स वाई ये दोनों फील्ड्स नहीं दिख रहे वहां पर। अभी क्या है कि हमने एक नया फील्ड बनाया हुआ है, हमें उस फील्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से पहले या नेम के बाद ऐड करना है। ऐसा करने के लिए हम बेटर वे ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पर क्लिक करें, ठीक है, और यहां पे जाएं, एडिट में न्यू चूज करें, या हम डायरेक्ट F3 प्रेस कर दें। अगर हम न्यू को चूज करेंगे तो इसके ऊपर जस्ट एक रो और ऐड कर देगा। अब इस रो पे तुम अपने नए फील्ड को डाल सकती हो।
नया फील्ड डालना है। अब क्या करो, अभी इसी के बगल में जहां पे हमारा ब्लिंक कर रहा है उसके पास हमारे पास यहाँ 3 डॉटेड असिस्ट बटन आ रहा है। तो जब हम इस असिस्ट एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ बहुत सारी चीजें, जितनी भी इसमें सिस्टम में ये कैल ग्लोबल्स मतलब इसके बीच में हम ग्लोबल चीजें बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं, ग्लोबल कांस्टेंट बना सकते हैं, ग्लोबल फंक्शंस बना सकते हैं। देखो है ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये सारी, कांस्टेंट्स हैं इसमें है नहीं अवेलेबल, इसमें फंक्शन बना सकते हैं। अब ये वेरिएबल देखोगे, अप्रूवल, मैनेजमेंट, ये सारे वेरिएबल जो है ना यहाँ भी तुम्हें अवेलेबल है ना। सबसे पहले ये सारे वेरिएबल्स हैं अवेलेबल, ठीक है। कुछ फंक्शंस हैं उसके अंदर जो भी हैं वगैरह वगैरह वो सारी दिख रही हैं अभी। और इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ करंट पेज दिख रहा है। करंट पेज क्या होता है, इन सारे वेरिएबल को दिखाने के बाद, ग्लोबल वेरिएबल को दिखाने के बाद नेक्स्ट जो दिखता है यहाँ पर वो करंट पेज दिखता है। तो करंट पेज के पास भी अपने कुछ फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। ये फंक्शंस लगाना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कंट्रोल्स हैं, ठीक है। इस कंट्रोल पे दिख रहा है नेम, बाकी जो कंट्रोल जो भी लगे हुए हैं उस पेज पर ये वही कंट्रोल्स को दिखाएगा, मतलब नंबर, नेम वगैरह। और ये कंट्रोल ये जो दिख रहा है वो एरिया, चाहे वो ये जो साइड में दिख रहा हो इसका हो सकता है, चाहे ऊपर बटन्स का हो सकता है, ठीक है। बट हमें काम करना है रिकॉर्ड पे। जो इसमें क्या होता है ना, आरईसी और एक्स आरईसी होता है। अब अगर इन दोनों फील्ड्स को देखोगी, देख रहे हो इसके राइट में देखो नंबर, नेम, सर्च नेम, जहां ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। अगर मैं एक्स रेक को भी चेक करूं, क्लिक करूं और उसके बाद रिकॉर्ड को करूं तो दोनों में सेम ही दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं दिख रहा है। अगर मैं फिर फील्ड कैप्शन पे जाऊं, इसके एक्स रिकॉर्ड के भी फील्ड कैप्शन पे जाऊं तो वो भी सेम ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब एक्स रिकॉर्ड के पास जो है वो सारे फील्ड, सारे फंक्शंस, ठीक है, सारी कीज वो रिकॉर्ड के पास भी हैं। बट डिफरेंस इन दोनों में एक चीज का है, एक्स रिकॉर्ड ऑलवेज होल्ड अ वैल्यू ऑफ द प्रीवियस वैल्यू ऑफ अ करंट रिकॉर्ड। जो हमारे पास करंट रिकॉर्ड है, जो भी हमारे पास करंट रिकॉर्ड दिख रहा है, सपोज करो ये पहली लाइन है, इस पहली लाइन में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, या मैं इसको अगर ओपन कर दूं कार्ड पेज को, कार्ड पेज में मैंने यहां पर मान लो यहां पर सेल्स पर्सन कोड जेआर है, जेआर को अगर मैं इस बार डीसी कर रहा हूं, डीसी कर दिया और इसके ऑन वैलिडेट पे अभी जब जैसे ही मैं इससे बाहर जाऊंगा, फोकस करूंगा, अनफोकस करूंगा इसको, तो इसका एक ट्रिगर रन होगा इस फील्ड का, इसे बोलते हैं ऑन वैलिडेट। ऑन वैलिडेट रन होगा तो जब ऑन वैलिडेट पे हम कुछ कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें इन दोनों वेरिएबल में से दोनों वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं। सपोज करो एक्स रिकॉर्ड डॉट सेल्स पर्सन कोड, ये फील्ड का नाम, और रिकॉर्ड डॉट सेल्स पर्सन कोड। तो एक्स रिकॉर्ड में क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, जेआर, और रिकॉर्ड में क्या होगा, करंट वैल्यू डीसी। और अब हमें कुछ कोड लिखना है। मान लो मैंने यहां पे कोड लिखा हुआ था ऑन वैलिडेट पे या किसी और भी जगह पे लिखा हुआ था, एक्स रिकॉर्ड डॉट सेल्स पर्सन कोड इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट सेल्स पर्सन कोड। इसका मतलब इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, इक्वल है तो कोड चले, तो मतलब अगर कोई चेंज नहीं हुआ इसमें तो कोड चलेगा। लेकिन हमने कहीं कोड लिखा हुआ है एक्स रिकॉर्ड डॉट सेल्स पर्सन कोड नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट सेल्स पर्सन कोड। इसका मतलब पुरानी वैल्यू जो सेल्स पर्सन कोड की थी वो नई वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा कोड चले। ये कंडीशन हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एक्स रिकॉर्ड है हम लगा सकते हैं, हाँ वैलिडेट करा रहे हैं तो हम नहीं, लेकिन कोड कहीं भी लिख सकते हैं, हम कहीं भी लिख रहे हो। वो अभी यही नहीं है ना कि फील्ड के पास ही अपना ट्रिगर है, पेज के पास भी ट्रिगर है, टेबल के पास भी ट्रिगर है, ठीक है। टेबल के पास ट्रिगर है ऑन मॉडिफाई का, ऑन मॉडिफाई किया, यूजर कुछ भी चेंज करोगी, मतलब यहां पर अगर हम किसी भी फील्ड में ऐड चेंज करेंगे तो टेबल का ऑन मॉडिफाई चलेगा। जब टेबल का ऑन मॉडिफाई चलेगा, मान लो सपोज करो हमने टेबल के ऑन मॉडिफाई पे कुछ चेंज लिखा है कि हमारा ऑन मॉडिफाई जब भी टेबल में कहीं भी कुछ चेंज हो, लेकिन हमारा ऑन मॉडिफाई पे ये चेक करे जरूर कि सेल्स पर्सन कोड की पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू, अगर उनमें चेंज है तो ये काम करे।
इसके बजाय कि हम फील्ड के पे चेक करें कि उसकी पुरानी वैल्यू नई वैल्यू डिफरेंस है, हमने ऑन मॉडिफाई की ट्रिगर पे करना है चेक, तो भी तो एक्स रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्स रिकॉर्ड में हमेशा टेबल का जो रिकॉर्ड है, करंट रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कहीं भी तुमने चेंज किया, अगर कहीं भी तुमने चेंज किया तो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो एक्स रिकॉर्ड में रहेगी, हर एक फील्ड की प्रीवियस वैल्यू। और तुमने किसी फील्ड में चेंज नहीं किया तो सारी वैल्यू एक्स रिकॉर्ड और रिकॉर्ड दोनों बराबर रहेंगे। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है, कभी कभी पहले लगाते हैं कोड में एक्स रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड, एक्स रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड जो करंट रिकॉर्ड है एक्स रिकॉर्ड दोनों बराबर नहीं है, कुछ भी चेंज है मतलब, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो वैसे केस में क्या होता है कि अभी क्या है कि रिकॉर्ड और एक्स रिकॉर्ड में देखोगी तो सारे फील्ड्स वगैरह सब कुछ वही रहते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि अगर हम कुछ भी अपडेट कर रहे हैं तो एक्स रिकॉर्ड में प्रीवियस वैल्यू होल्ड रहेगी और रिकॉर्ड में नई वैल्यू होल्ड रहेगी। और हमें इन दोनों, अगर ऐसा कंडीशन कभी आता है इन दोनों के डिफरेंस में कुछ कोड लिखना है तो वी कैन डू इट किसी भी ट्रिगर पे। जो ट्रिगर रन होगा कुछ भी चेंज करने पर एक्शन पे लग सकते हैं, एक्शन पे करने जा रहे हैं भाई, ऐसा करने गए और फिर एक्शन पे क्लिक किए, हो सकता है भाई एक्शन पे क्लिक करने गए तब तक हमारा मॉडिफाई हो गया, जब हम एक्शन पे क्लिक करेंगे कुछ करेंगे तो एक्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड दोनों में सेम वैल्यू रहेगी। ये काम करता है। हाँ, एक्शंस कहां से आएगा? एक्शंस ये ऊपर दिखते हैं, एक्शंस ये भी बनाना बताएंगे कैसे एक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। अभी जितने भी जैसे ये सेल्स पर्सन कोड है, ये नेम है या नंबर है, इन पे ऑन वाली डेट ही लगा हुआ है फील्डिंग पे और भी लगेगा? डिपेंड करता है कि तुम कौन सा लगाना चाहती हो इन फील्ड्स पे। अभी क्या है, इनके पास हर एक फील्ड के पास ना दो ट्रिगर तो होते ही होते हैं, ऑन वैलिडेट, ऑन लुकअप, पहले भी ठीक है। ऑन लुकअप और ऑन वैलिडेट रहता ही रहता है। और कभी एक और होता है ऑन असिस्ट एडिट होता है, तो मतलब दो बेसिक तो रहता ही रहता है, ऑन वैलिडेट और ऑन लुकअप। पेज के पास भी होता है, ट्रिगर के पास भी होता है, अरे पेज के पास, पेज के फील्ड के पास भी होता है और टेबल के फील्ड के पास भी होता है। अभी टेबल के पास होता है ऑन मॉडिफाई, टेबल के पास, हाँ टेबल के पास अपने ट्रिगर होते हैं, पेज के पास अपने ट्रिगर होते हैं, फील्ड के पास अपने ट्रिगर होते हैं। तो फील्ड के पास अपने ट्रिगर होते हैं, तो फील्ड के पास जो अपने ट्रिगर होते हैं, ऑन वैलिडेट तो ऑन लुकअप तो होता ही होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा वो। अभी एक्स रिकॉर्ड और रिकॉर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड क्योंकि करंट रिकॉर्ड है वो पूरी की पूरी फील्ड्स को होल्ड करता है। रिकॉर्ड मतलब अभी जिसका ये लिस्ट पेज है, ये लिस्ट पेज किसका है ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं सबसे लास्ट में चला जाऊं, एकदम लास्ट में, मतलब एक ब्लैंक लाइन पर, ये डजंट मैटर यहां क्या सिलेक्टेड है, मतलब यहां ब्लैंक पे पहुंच जाऊं। इसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा तो ये जो प्रॉपर्टी दिखाएगा वो इस पेज की प्रॉपर्टी दिखाएगा। जब हम इस पेज की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो इसमें होगा सोर्स टेबल। सोर्स टेबल इज कस्टमर टेबल, means that X record and records denotes which table? Whatever the table is mentioned in this source table. Record और X record customer table को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में। तो अब हम आ जाते हैं अपने उसी सेक्शन पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे गए, एडिट पे गए, न्यू किया या F3 क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एसेस बटन क्लिक किया और यहां से हम अपना रिकॉर्ड वेरिएबल चूज किए। रिकॉर्ड वेरिएबल मतलब अब कस्टमर टेबल है, उसमें हमने एक नई फील्ड ऐड की है, वही फील्ड हम यहां दिखाना चाहते हैं। वो फील्ड कौन सी थी, क्या नाम था? कस्टमर रेफरेंस नंबर, सी हम सर्च कर रहे हैं। जो भी फील्ड सर्च करना है उसका पहला जो भी है कैरेक्टर, ठीक है, कस्टमर रेफरेंस नंबर, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो तुम यहां देखोगे कस्टमर रेफरेंस नंबर फील्ड का नेम आ गया। अब ये फील्ड जो है इसमें स्पेसेस थे, कस्टमर स्पेस रेफ स्पेस नंबर, तो इस वजह से इसको इसने डबल कोट्स में लिया। जिसके पास स्पेस नहीं होंगे जैसा कि नेम, वो सिंपल, जिसके पास स्पेस नहीं होंगे वो वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन जिसके पास स्पेस होगा वो डबल कोट्स में लिखा रहेगा। अभी क्या था, हमने तो यहां लिखा हुआ था कस्टमर रेफरेंस नंबर, ठीक है। अब जब हम इस पेज पे ये फील्ड लगा रहे हैं
तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज भी तो होंगी कि हम जब पेज पे फील्ड को लगा रहे हैं तो उसका कैप्शन कुछ और हो। बात समझ में आई? लिखा तो कस्टमर रेफ नंबर है, लेकिन हम पेज पे दिखाना चाहते हैं कस्टमर रेफरेंस नंबर, पूरा लिखना चाहते हैं, तो ये चेंज। हाँ, पेज पे टेबल में तो कुछ और था, लेकिन हम पेज पे अपना कुछ और करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पे जब हमें चेंज करना होगा तो हमें सेकंड सेक्शन दिख रहा है कस्टमर रेफरेंस नंबर, थर्ड दिख रहा है हमको कैप्शन। कैप्शन में वही आया जो फील्ड का नेम था शुरू में, बट हम चाहे तो यहां से कैप्शन चेंज कर सकते हैं। हिल जाएगा मेरा वायर। ठीक है, कस्टमर रेफरेंस नंबर कैप्शन में हम ये चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम यहाँ प्रॉपर्टीज में अगर जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहां भी कैप्शन दिख रहा है। चाहे हम प्रॉपर्टीज में जाके कैप्शन चेंज कर दे या पीछे आके यहां से कस्टमर रेफरेंस नंबर चेंज कर दे, दोनों में बात एक ही है। अब यहां हम लिख देते हैं कस्टमर रेफरेंस नंबर। ठीक है, अभी देख रहे हो इसका कैप्शन चेंज हो गया, कस्टमर रेफरेंस नंबर, बट फील्ड का नेम वही। फील्ड का नेम हमेशा वही रहेगा जो टेबल में तुमने लिया था, तभी इसके बीच में रिलेशन दिखेगा और तभी ये उस रिकॉर्ड के लिए वैल्यूज दिखाएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज पे चेक करते हैं तो देखो हमने वहां चेंज किया कैप्शन, यहां भी चेंज हो गया। अब इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को बाद में अपना धीरे धीरे समझना। कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूं। पहला है जैसे कि विजिबिलिटी, विजिबल फॉल्स कर दूंगा तो नहीं दिखेगा पेज पे, लग तो गया उस पेज पे लेकिन दिखेगा नहीं। कैसे? उसका एग्जांपल ये था लोकेशन कोड वाला। लोकेशन कोड पोस्ट कोड एंड कंट्री रीजन कोड, ये लगा तो जरूर है लेकिन यहां पे दिखता नहीं है। अगर हम कस्टमर लिस्ट पे वापस जाएं तो वहां पर लोकेशन कोड के बाद सीधे फोन नंबर दिख रहा है, लोकेशन कोड देन फोन नंबर। ठीक है, पोस्ट कोड और कंट्री रीजन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में फॉल्स सेट है। तो अगर मैं कस्टमर रेफरेंस की प्रॉपर्टीज में जाता हूं, विजिबल अगर ट्रू है बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, अगर हम फॉल्स कर देंगे तो ये लग तो जाएगा पेज पे लेकिन दिखेगा नहीं। और यूजर अपने हिसाब से उसको शो हाइड भी करा सकता है, कस्टमाइज कर सकते हैं। एक यूजर जो यूज करता है ना इन पेजेस को, वो इन चीजों को पर्सनलाइज कर सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आगे ये भी दिखाऊंगा, वो जो दोनों है ना पोस्ट कोड छुपा हुआ है वो मैं यहां पे ऐड करके दिखाऊंगा विदाउट एनी हेल्प ऑफ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और विदाउट एनी हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। क्योंकि पेज पे लगा है ना, मैंने कह दिया पेज पे लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एक बंदा जो यूज कर रहा है स्क्रीन को वो भी चेंज कर सकता है, वो भी फीचर है, वो बताएंगे। अभी क्या है कि हमने कस्टमर रेफरेंस नंबर लगा दिया है, विजिबल ट्रू है, इनेबल ट्रू और फॉल्स। इनेबल ट्रू मतलब पेज पे दिखेगा बट इनेबल रहेगा कि डिसेबल रहेगा। इनेबल डिसेबल का मतलब क्या? इनेबल है अगर तो मतलब कुछ भी हम चेंजेस कर सकते हैं, एडिटेबल है। और अगर हम यहां फॉल्स कर देंगे मतलब इनेबल फॉल्स है। ठीक है, इनेबल फॉल्स है तो इसका मतलब हम उसमें चीजें कुछ भी मतलब एडिट नहीं कर सकते हैं। अब एडिट की बात करती हूं तो यहां पे हमारे पास एडिटेबल भी है ना, फिर डिफरेंस आया इनेबल और एडिटेबल। एडिटेबल का मतलब एक्चुअली ये होता है जो तुमने बताया कि एडिटेबल मतलब ट्रू और फॉल्स एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इनेबल मतलब अपना फोकस नहीं रहेगा उसके ऊपर। इनेबल ट्रू है मतलब अभी दिखा देते हैं तुमको, जैसे ये है ना, ये क्या है? ये इनेबल है। अगर मैं पीछे जाऊं, ये नंबर को अगर मैं ओपन करूं, क्या है? ये इनेबल है, एडिटेबल भी है, इनेबल भी है, एडिटेबल भी है, बट यहां पे एक्चुअल में तो हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं इनेबल को फॉल्स कर दूंगा तब भी वो चीजें यहां से वो डिसेबल मोड में चले जाएंगे और वो दिखेंगे नहीं। वो तब भी चीजें डिसेबल मोड में चले जाएंगे और दिखेंगे नहीं मुझे। मैं अगर सपोज करो मैं एक काम करता हूं, जो लोकेशन कोड है इसको मैं कर देता हूं इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और हमारा ये चेंज तो हो चुका है इसके लिए कस्टमर रेफरेंस नंबर का। ठीक है, एडिटेबल ऐसे ही रहने दें, बाकी और फील्ड्स हैं वो देखना। ठीक है, और जो भी ना समझ में आए हमें पूछना, बताएंगे। इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, ओके कर देते हैं।
चीजें चेंज हो गई। वापस से स्क्रीन पर आते हैं, ये वाले स्क्रीन जो है कंट्रोल F5 करते हैं, मतलब रिफ्रेश करते हैं। यहां देखोगे तुम कस्टमर रेफरेंस नंबर आ गया, कस्टमर रेफरेंस नंबर आ गया। और हमने किसको किया था एडिटेबल, इनेबल फॉल्स, लोकेशन कोई किया था ना, कुछ नहीं हुआ। तो क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस दोनों का एक बार अलग अलग जहां पे एडिट मोड हो कार्ड पेज पे, वहां पे दिखाते हैं हम तुमको, ठीक है, जहां पर, जिससे तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस नंबर आ गया, ठीक है। अब यहां पर अभी सारी वैल्यूज ब्लैंक है, तो नहीं पता है, ठीक है। ओपन करते हैं, अब हमें इस कार्ड पेज पे भी ऐड करना है, ठीक है। अभी यहां दिख रहा है बैलेंस LCY, ये क्या है, एडिटेबल इसका फॉल्स है, एडिटेबल फॉल्स है, ठीक है। इनेबल इसका ट्रू है या फॉल्स है, कैसे, एडिटेबल इसका फॉल्स है, विजिबिलिटी इसकी ट्रू है, इनेबल इसका ट्रू है कह रही, हम फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, फॉल्स कर देंगे तो ये जो लिंक है ना आ रहा है, ये लिंक नहीं आएगा। फंसे नहीं है, ये बात है। इसको डिसेबल कर देंगे तो इस पे जो ये ऑप्शन अगर इसके ऊपर आ रहा है, मान लो कहां आता है, इस पे आ रहा है ये ऑप्शन, ये डिसेबल हो जाएगा। जैसे ये चूज करने को आ रहा है ना कस्टमर का नया नंबर क्या होगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अगर इनेबल मैं नंबर में कर दूं तो ये जो असिस्ट एडिट है डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अगर इनेबल फॉल्स कर दे, हाँ, अब दिखाते हैं, यहाँ पे आते हैं, पीछे गए, दिखेगा ही, मतलब कुछ भी एडिट नहीं कर सकते उस फील्ड में। अभी हमारे कस्टम रेफरेंस नंबर जो है इस पर ऐड हो गया, जिसका नाम है कस्टमर रेफरेंस नंबर, ठीक है, लिस्ट में ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कार्ड पेज पे ऐड करें, तो अपना हम कस्टमर कार्ड ओपन करना है। तरीका बहुत इजी है, कैसे पता चलेगा कि वो पेज आईडी कौन सा है, यहां लिखा हुआ है पेज नंबर 21, ठीक है। अगर ये वेबसाइट है, वेबसाइट रन हो रहा है, तो इसमें जो दिख रही चीजें वो क्या है, पेजेस है। टेबल में कभी भी कुछ चीजें इनेबल नहीं होती, हम एडिट डायरेक्ट नहीं कर सकते वेब वाले वर्जन में, ठीक है। अभी यहां आते हैं तो ये पेज है, ये ऑब्वियसली एक पेज नया ओपन हुआ है, ये भी जो ओपन हुआ है ये भी एक पेज ही ओपन हुआ है तो ये भी पेज ओपन। लेकिन बिजनेस सेंट्रल ने अपना जो भी माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे भी इसको पीछे बैक इनमें हैंडल करके रखा है कि हम टेबल की रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो भी पेज रन करा रहा होगा, है तो ये भी एक पेज ही ना, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेरी स्ट्रिंग पर। अगर हम यहां पे लिख दें पेज नंबर क्या था कस्टमर कार्ड का 22, ये कस्टमर लिस्ट का था। तो अगर मैं ये कर दूं डायरेक्ट, तो ये क्या ओपन करेगा, ये सीधे कस्टमर लिस्ट ओपन कर देगा। टेबल ओपन करना है तो टेबल एंड देन आईडी, एंड पेज ओपन करना है तो पेज देन आईडी, मतलब ऑब्जेक्ट एंड देन उसके फिर आईडी। अभी क्या आया, अब हमने लिस्ट पे चेंज कर दिया, अब हम कार्ड पे चेंज करना चाहते हैं। LD किया हमने, ठीक है। LD करने के बाद हमें किसके बाद करना था, नेम के बाद लगाना था। अगर हम यहाँ पे आते हैं कस्टमर कार्ड पे, नेम के बाद लगाना है। अब नेम के बाद हम लगाने की बात किए तो नेम के बाद देखते हैं सर्च नेम है और IC पार्टनर है। अब सर्च नेम क्या है, सर्च नेम जो है हमारा फॉल्स है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, हम सर्च नेम को क्लिक किए, एडिट पे गए और यहाँ पे हमने न्यू किया, ठीक है। ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, देन असिस्ट एडिट पे क्लिक किया। क्या चूज करेंगे यहाँ पे, रिकॉर्ड चूज किया। रिकॉर्ड में कौन सा फील्ड, कस्टमर रेफरेंस नंबर। डबल क्लिक कर दिया या ओके कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे भी कैप्शन हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना चाहते तो ना करें, सेव कर दें, कंपाइल। अगर हम देखो नॉट कंपाइल करके ओके कर देंगे, सेव हो गया ना। लेकिन अगर हम आते हैं, अगर यहां से हम अपने कस्टमर कार्ड को ओपन करेंगे, कुछ दिक्कत आ गई,
दिक्कत आ गई तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। कंट्रोल F5 करो, ठीक है, ये भी गया, ओके। सेव करते हैं हम इसको, कंपाइल करते हैं और ओके करते हैं अपने चेंजेस को, ठीक है। अब यहां आते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, खुल गया। क्यों? सिंक नहीं हुई थी चीजें हमारी, नॉट कंपाइल मोड में थी और वो उसने तुरंत एरर देना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं, क्लिक करते हैं, कस्टमर रेफरेंस आ गया, नंबर आ गया, ठीक है, कस्टमर रेफरेंस नंबर आ गया, मस्त है। ये एडिटेबल है, एडिटेबल है। हम यहां पे जाते हैं, हम इसको कर देते हैं एडिटेबल फॉल्स, सेव करते हैं, कंपाइल ओके करते हैं, पीछे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कस्टमर कार्ड ओपन करते हैं। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई, मान गए। हम यहां पे आए, एडिटेबल को हटाया, ठीक है, इनेबल हमने फॉल्स कर दिया, सेव कर दिया, वापस से गए, पीछे गए, कंट्रोल F5 किया, इसको ओपन किया, कस्टमर रेफरेंस नंबर है बट हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एडिटेबल इसका ट्रू है बट ये फील्ड जो है वो डिसेबल्ड हो गई, फील्ड दिख क्यों नहीं रही? दिख तो रही है, हाँ उस तरीके से नहीं दिख रही, इसमें सिर्फ वैल्यू दिखेगी इन दिस केस। अभी मैं आता हूं, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करता हूं, इसको हटा दिया, ठीक है, बैक गया, सेव किया, वापस से आया, कंट्रोल F5 किया और मान लो सपोज करो हम इसमें अब कुछ वैल्यू डालने जा रहे हैं, तो ये फील्ड जो है कार्ड में भी ऐड हो गया, लिस्ट में वैल्यू डाला मैंने स्पॉट फॉर 1 2, ठीक है, ये नाम है उसका, ठीक है, कस्टमर रेफरेंस नंबर है, सेव कर दिया हमने। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम फोकस दूसरे पे जाते हैं तो चीजें तुरंत सेव हो जाती हैं, तुरंत रियल टाइम में होता है सब कुछ। अभी कस्टमर रेफरेंस नंबर मस्त दिख रहा है, अभी यहां जाते हैं, अभी भी हम इस चीज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, बट एडिटेबल से कोई मतलब नहीं है, हम उसको क्या कर देते हैं, इनेबल जो है ना उसका डिसेबल कर देते हैं। अब क्या होगा, अभी तो नॉर्मल वैसा हो गया था, क्या वैल्यू दिखेगी या नहीं दिखेगी? इनेबल को अगर तुम फॉल्स कर देते हो इसका मतलब वो एडिटेबल भी नहीं रहता है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर देता है। यहां हम आएंगे, इसकी वैल्यू दिखेगी बट वैसा फोकस में नहीं दिखेगा जैसे सबका नॉर्मल और दिखता है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये इसका एडिटेबल फॉल्स है बट इसका इनेबल फॉल्स है। इसके और इसके में डिफरेंस देख रहे हो, ये थोड़ा सा बोल्डिश दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर विजिबल है, ये थोड़ा सा अनक्लियर है। तो एडिटेबल और इनेबल में ये डिफरेंस है, फोकस उसका समझ में आता है जो नॉर्मल इनेबल ट्रू रहता है, और जो इनेबल फॉल्स हो जाता है उसका फोकस थोड़ा सा डिम हो जाता है और थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता है, लेकिन फील्ड तो रहता ही रहता है, और वो एडिटेबल को भी, एडिट फंक्शनैलिटी को भी ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन था, हमने कस्टमर रेफरेंस नंबर मस्त ऐड कर दिया, काम हमारा सब चल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको तुम्हें दिखाया कैसे करके, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के थ्रू करके। अब मैं चाहता हूं ये चीज विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू करके दिखाएं, ठीक है। अब कस्टमर की दूसरी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने कहा ठीक है भाई कस्टमर रेफरेंस नंबर आपने दिखा दिया, ओके है, इसका जो वो था पहले हम वो कर देते हैं, कस्टमर रेफरेंस नंबर को इसका इनेबल जो है ट्रू कर देते हैं जिससे कि वैल्यूज हम डाल सके हो। अब इन्होंने बोला कि एक काम करिए, कस्टमर रेफरेंस दिखा दिया आपने नंबर, मस्त है, बढ़िया है। अब हम चाहते हैं कि एक फील्ड आप दे दीजिए यहां पर जो कस्टमर का कस्टमर के जो भी कस्टमर है हमारे लिए, ठीक है, जो भी कस्टमर है उसका, उस कंपनी का जो भी कस्टमर क्लाइंट है जो भी है, उस कस्टमर के
बेसिकली हम कुछ और स्पेसिफिक जीएसटी नंबर वगैरह है वो दिखाना चाहते हैं। बेसिकली फील्ड होता है उसका हमारे पास, ठीक है, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के एग्जैक्ट इक्विवेलेंट होता है, वो हमारे पास फील्ड है। लेट सपोज कोई भी फील्ड दो, कोई भी एक कस्टमर को दे सकती हो कोई फील्ड, क्या दूं जैसे कोई भी एक फील्ड जो तुम ऐड करना चाहते हो। हाँ, एड्रेस वगैरह तो सभी रहता है इस पे, बाय डिफॉल्ट बेस का है फीचर, लेकिन कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारे कस्टमर के पास हो और यहाँ सिस्टम में ना हो, कोई भी एक ऐसा अलग से फंक्शनलिटी दो। सपोज करो हम यहाँ कहना चाहते हैं इसके पास तो अपना ये भी रहता है, एड्रेस इंफॉर्मेशन भी रहता है, फोन नंबर, ईमेल वगैरह सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, कंपनी वगैरह जो है, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। चलो जैसे तुमने कहा कि चलो कोई रिमार्क फील्ड चाहिए हमको, ठीक है, कि इस कस्टमर के ऊपर हम कुछ रिमार्क लगाना चाहते हैं कि ये कस्टमर कहता है कि ये हमारे लिए स्पेसिफिक है, ये डिस्क्रिप्शन, ये जो भी है कंटेंट वो रहना चाहिए, वो हम हर एक कस्टमर के साथ कुछ ना कुछ रिमार्क लिखते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा काम है, अब रिमार्क का फील्ड हमें ऐड करना है। हमने जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से तो हम कर लेंगे, इजी कर लोगी, टेबल में जाओगी, ऐड करोगी, और वो चीज जो है फील्ड हमें जो है कस्टमर लिस्ट पे नहीं कार्ड पे सिर्फ दिखाना है, ठीक है, लिस्ट पे नहीं दिखाना, कार्ड पे दिखाना है। और वो जो एक्सेप्ट करेगा उसका लेंथ जो होगा वो 250 कैरेक्टर हो सकता है, और केस इंसेंसिटिव भी होगा, बड़ा छोटा कुछ भी लिखो। तो उसके लिए हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करें। विजुअल स्टूडियो में जब डेवलपमेंट करना होता है तो इसमें विजुअल स्टूडियो में कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है AL लैंग्वेज। तो अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो तुम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, तो ये तो इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है, और YouTube पे वीडियोस पड़ी हैं जिसमें बताया है प्रोसेस कैसे इंस्टॉल करें वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी यहाँ क्लोज करते हैं, फाइल में जाते हैं। यहां पर जब भी हमें एक नया सॉल्यूशन बनाना होता है, किसके लिए, अपने बिजनेस सेंट्रल के लिए एक नया एक्सटेंशन बनाना होता है, तो जब हम विजुअल स्टूडियो कोड से करते हैं कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें अलग सा नाम दिया है, उस सॉल्यूशन को हमेशा एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब कुछ चीजें पुरानी फंक्शनलिटी में कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम एक्सटेंशन रखा है। तो जब भी एक्सटेंशन का एक सॉल्यूशन बनाना है तो हम व्यू पे क्लिक करते हैं, कमांड पैलेट पे जाते हैं, AL लैंग्वेज एक्सटेंशन हमारे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल है, और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं AL लैंग्वेज इंस्टॉल है तो AL लिखेंगे, एंड देन उसका जो है गो, ये आ गया, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये हमारे पास एक और पॉपअप लेके आएगा जिसमें बोलेगा कि इस सॉल्यूशन का पाथ क्या होगा और नाम क्या होगा। तो ये पाथ दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर पाथ है जहां पे ये बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा कि मान लो क्लाइंट कस्टमाइजेशन, ठीक है, ये एक्सटेंशन का नेम होगा। हमें एंटर करना है, एंटर करने के बाद बोलता है कि ये आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर रहे हैं, वो चूज करें। हमारे लिए करंटली जो है मेरे पास जो इंस्टॉल है वो है 3, हमने चूज कर लिया। अब ये अपना सॉल्यूशन वगैरह बना रहा है। अब यहां पे इसने दिया कि आपका सर्वर कैसा है, आप क्लाउड ऑनलाइन पे चेंज कर रहे हैं या अपने सर्वर पे चेंज कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमारा सब कुछ ऑन प्रीमाइस है, ऑन प्रीमाइस है मतलब हमारा डेटाबेस यही सिस्टम पे है, बिजनेस सेंट्रल यही इंस्टॉल है, तो हम चूज करेंगे योर ओन सर्वर। अब सर्वर का मतलब ही ऑन प्रीमाइस है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ आ गया यूजर नेम, कुछ हम इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, फिर इंटर करेंगे, जबकि कुछ वैलिडेट नहीं, वैलिडेट करने की कोशिश किया, पता नहीं कोई ये सारे कुछ ना कुछ एरर दे दिया या कुछ यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड हमारा जो भी है करेक्ट नहीं था। अभी क्या है, अगर मैं यहां पर अपने इंस्टेंस पे जाऊंगा, सब कुछ जितना भी है ना विजुअल स्टूडियो का जब काम आता है तो हमारा सब कुछ सर्वर इंस्टेंस पे है डिपेंडेंट, और जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात आती है तो ये भी सर्वर इंस्टेंस पे। वो कैसे, इसको अगर मैं एग्जिट कर दूं, बंद हो गया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खोलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप डायरेक्ट यहां से डायनेमिक स्नैप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सर्च करके ओपन कर लें, और जब आप ऐसे ओपन करेंगे
और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वो वाला एरर आएगा जो बार बार ब्राउजर पे आ रहा है सिंकिंग का। फिर एक्चुअल में यहां की चीजें जाएंगी नहीं और वो खुलेगा भी नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है, अगर मैं सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है जिससे कि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चेंजेस करें और वो भी सिंक रहे हमारे बिजनेस सेंट्रल से। तो उस केस के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एडमिनिस्ट्रेटर मोड में एंड देन उसके बाद cd लिखना है और ये पाथ देना है जहां पे एक्चुअल में बिजनेस सेंट्रल इंस्टॉल्ड है, किसका, आरटीसी का पाथ। ठीक है, ये देने के बाद जैसे ही हम cd के बाद ये करके एंटर करेंगे तो इस पाथ पे हम पहुंच जाएंगे। इस पाथ पे पहुंचने के बाद हमको लिखना है FinSQL मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। FinSQL की जो exe फाइल है वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को खोलता है। उसके बाद लिखा है जनरेट सिंबल रेफरेंस इक्वल टू यस। जनरेट सिंबल रेफरेंस इक्वल टू यस मतलब जितने भी सिंबल्स हैं वो उसको जनरेट कर दे। ठीक है, और अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन कर देगा। अब यहां जो मैं चेंजेस करूंगा तो वो हमारे एक्सटेंशन में भी अवेलेबल रहेंगी। और जब हम यहां पर उसके सिंबल्स को डाउनलोड करेंगे, इसमें लिखा हुआ था जनरेट सिंबल इक्वल टू ट्रू, मतलब जो भी है वो सिंबल्स को जनरेट कर दिया इसने, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन कर दिया। इसके जो अब जो इसमें चेंजेस करोगे तुम और वो चेंजेस तुम्हें यहां चाहिए तो यहां पे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा सिंबल्स को। ठीक है, सबसे पहला काम जब भी कोई एक्सटेंशन बनाते हैं या ओपन करते हैं सॉल्यूशन तो उसमें सिंबल्स को हम डाउनलोड करते हैं। अभी हमें विजुअल स्टूडियो कोड में चेंज करना है और हमारी जो वो चल रही है वेब क्लाइंट बिजनेस सेंट्रल की, वो इस यूआरएल पे चल रही है, लोकल होस्ट 8080 BC 140। ठीक है, करेक्ट है, यहां चल रही है। हम क्या करेंगे, ये है launch.json फाइल। क्या फाइल है, launch.json फाइल। जब भी हम नई एक्सटेंशन बनाते हैं तो यहां पर पहली बार बनाते हैं तो app.json फाइल, launch.json फाइल और एक ऑब्जेक्ट की फाइल AL फाइल आती है। ये फाइल जो है ये बता रहा है कि हम कस्टमर लिस्ट में ये कोड लिखना चाहते हैं ओपन पेज पे। ठीक है, ये ट्रिगर है पेज का। ऑन ओपन पेज पर हम ये ट्रिगर लिखना चाहते हैं कि जैसे ही वो पेज को ओपन हो तो वो लिख के ऐप पब्लिश्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये बताता है, ये बेसिकली फाइल ऐड होके आती है फर्स्ट टाइम पे। अभी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कस्टमर लिस्ट पे एरर दिख रहा है। क्या बोला है, टारगेट पेज कस्टमर लिस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड। एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो डाउनलोडेड नहीं है। अभी क्या है कि इसके अंदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जब ओपन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन इसके पास है ना, पेज के पास कस्टमर लिस्ट, इसमें पता है हमारे पास ये चीजें ऐड है, लेकिन इस कस्टमर लिस्ट पे ये जो हम कस्टमर लिस्ट यहां यूज करना चाह रहे हैं वहां वाली, वो ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि उसके सिंबल्स हमारे पास विजुअल स्टूडियो को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कस्टमर लिस्ट पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, डेटाबेस में कौन से सर्वर पे कहां पे पड़ा हुआ है। वो तो पड़ा हुआ है इस लोकेशन पे, लोकल होस्ट BC 140 ये सर्वर इंस्टेंस है, यहां पे पड़ा हुआ है। कैसे पता चलेगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को, जब तक कि उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड के सॉल्यूशन में अवेलेबल ना हो। अभी यहां पे तुम देख रही हो, यहां पे एक फोल्डर है VS कोड का, ये है स्नैपशॉट्स का। स्नैपशॉट में कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो VS कोड का है, यहाँ पे launch.json फाइल पड़ा हुआ है। launch.json फाइल क्या है कि जब भी हम ये ऐप को पब्लिश करेंगे तो क्या होना चाहिए, कहां पे पब्लिश करना चाहिए, उसकी डिटेल यहाँ पे होती है। app.json में क्या होता है कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसका नाम क्या है, कौन उसको पब्लिश कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, ये सारी डिटेल जो है ऐप से रिलेटेड होती है। जो भी हम ऐप यहाँ पे करंट में यूज कर रहे हैं, हमारे पास करंट रन टाइम जो है 3.0 था, करंटली हम यूज कर रहे हैं 3.2। सपोज ये हमने चेंज कर दिया। अभी क्या है, हेलो वर्ल्ड में एरर आ रहा है, app.json में एरर आ रहा है, दोनों में ही एरर आ रहा है। क्यों, ये बेसिक, जब भी तुम एक सॉल्यूशन बनाती हो, नया एक्सटेंशन बनाती हो, तो एक कस्टमर लिस्ट तुम्हें एक बेसिक कोड देता है कि इस तरीके से आप अपने फाइल को बना सकते हैं। तुम सी में प्रोग्राम लिखती हो तो क्या लिखती हो, हेलो वर्ल्ड का लिखती हो, ये वही है कस्टमर लिस्ट। कब, जब कस्टमर लिस्ट पेज को
ये क्या बता रहा है, कस्टमर लिस्ट पेज को एक्सटेंड किया है इस आईडी के लिए, ये जिसका नेम है कस्टमर लिस्ट एक्सटेंशन। अब कस्टमर लिस्ट के ऑन ओपन पेज पर, ऑन ओपन पेज कहां है, ऑन ओपन पेज हम तुम्हें दिखाते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खोला, इसके अंदर गया, बाय डिफॉल्ट कस्टमर लिस्ट ही खुलेगा जब भी हम नया बनाएंगे। नहीं, बाय डिफॉल्ट यही कोड देगा, सिस्टम यही कोड देगा, इसको डिलीट कर सकते हैं, कस्टमर लिस्ट ही लिखा रहेगा कस्टमर लिस्ट। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ दिस इज एग्जांपल। क्या लिखा है, वेलकम टू योर न्यू एल एक्सटेंशन, रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट नेम एंड आईडी शुड बी यूनिक अक्रॉस ऑल एक्सटेंशन, AL snippets start with T star like T page extension, give them try to happy coding। ये बस एक एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ, इसने बोला है ऐप पब्लिश्ड हेलो वर्ल्ड। ये बता के आ रहा है कि कस्टमर लिस्ट का अगर हमें एक एक्सटेंशन बनाना है पेज का, उस पेज पे कुछ चीजें ऐड करनी है हमको, तो हमें एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा। और उस एक्सटेंशन पे लिखा है कि चलो हम तुम्हें एग्जांपल दिखा देते हैं कि ऑन ओपन पेज पे एक मैसेज बॉक्स लगाना चाहते हैं। ऑन ओपन पेज तुम यहां से देख रही हो, यहाँ पे तो तुम्हें पता नहीं था कौन कौन सा ट्रिगर। अगर यहाँ पे हम इस पेज पे जाते हैं, पेज पे यहाँ पे कैल कोड होता है जहां पे कोडिंग की जाती है, ये वाला ऑप्शन होता है। इस पे जब क्लिक करेंगे इस पेज के सारे ट्रिगर्स यहाँ पे और फील्ड्स के सारे ट्रिगर दिखेंगे। पेज का ट्रिगर क्या है, पहला ऑन इनिट, जब पेज इनिट हो रहा है। दूसरा क्या है, ऑन ओपन पेज। यही ऑन ओपन पेज पे जो कोड लिखा है, ये तो कोड चलेगा ही चलेगा। उसके बाद क्योंकि हमने कस्टमर पेज लिस्ट को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, उसके बाद ये वाला कोड चलेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट एक एग्जांपल देता है कि ये सिंपल AL है, इसी को आप करके F5 कर दीजिए, डिप्लॉय कर दीजिए, तो सीधे जब कस्टमर पेज खुलेगा, लिस्ट पेज खुलेगा, तो वो मैसेज आपको बॉक्स दिख जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना कि हमारे पास काम क्या है, हमारे पास काम ये है कि हमें इसमें जो भी चेंज करूं डिप्लॉय करना है हमको। ठीक है, अब डिप्लॉय करना है, यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ launch.json है। जब भी ऑन प्रीमिस आप काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं तो launch.json में आपको चीजें डालनी होती है, क्योंकि जब भी आप इस ऐप को पब्लिश करें, तो जब ये ऐप लॉन्च हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन, किस हिसाब से, कहां पे लॉन्च होना है, कहां पे एक्चुअल में पब्लिश करना है, ऑन प्रीमिस पे करना है या क्लाउड पे करना है, वो सारी डिटेल यहां पर होती है। अभी क्या है कि हमारे केस में हमारा अपना सर्वर है, योर ओन सर्वर। हमारे सर्वर का इंस्टेंस नेम क्या है, BC140। ये हम सर्वर इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हम देंगे अपने सर्वर का नाम BC140। सर्वर कहां पे, HTTP BC सर्वर हमारा कहां पे चल रहा है, क्लाइंट लोकल होस्ट 8080। कॉपी कर लेंगे, लोकल होस्ट 8080, सर्वर इंस्टेंस BC140। ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हम वो यूज करेंगे जो इस पे ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे होंगे। यहां पर होता है ऑथेंटिकेशन का क्रेडेंशियल टाइप इक्वल टू विंडोज, यूजर नेम भी है ना, यही यूजर नेम वहां लिखा होता है। इस वजह से शुरू में यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा था हमसे। हम क्या यूज करेंगे, विंडोज, ऐसे लिख दें विंडोज, सेव कर दें, तो ये इसका काम खत्म हो गया। अब ये एरर्स हटाना है, क्यों, क्योंकि इस विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशन को ये नहीं पता है कि कस्टमर लिस्ट आखिर में है क्या, हम किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, कहां अवेलेबल है। तो हम इसके सिंबल्स को, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के सिंबल्स को जब हमने ओपन किया था यहां से, तो बताया था कि जनरेट कर रहे हैं हम सिंबल रेफरेंस। इन सारे सिंबल्स को हम क्या करना चाहते हैं, डाउनलोड करेंगे। किसमें, इस एक्सटेंशन में। जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो यहां पर एक और फोल्डर बन के आ जाएगा AL पैकेजेस, और उसमें सारे सिंबल्स होंगे, और जो सिंबल्स डाउनलोड होंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .app होगा, समथिंग लाइक दैट। अब हम उसको, अब सिंबल कैसे डाउनलोड करेंगे, कमांड पैलेट क्लिक करेंगे, व्यू कमांड पैलेट, फिर लिखेंगे AL कॉलन, हाँ, डाउनलोड सिंबल्स। ओके, हमने अपने लॉन्च में चेंज कर दिया था। तो अब देखो जो लॉन्च पे हमने चेंज किया था, तो ये क्या कर रहा है, टारगेटिंग सर्वर लोकल होस्ट 8080, करेक्ट है, करेक्ट है, लोकल होस्ट 8080। उसके बाद सर्वर इंस्टेंस BC140, करेक्ट है, BC140, जो हम देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे लोकल होस्ट चेंज भी हो सकता है, सिर्फ हम लोकल होस्ट पे ही चला सकते हैं, तब यहां पे BC140 नहीं मिलेगा। एक्चुअल में सर्वर इंस्टेंस में ये होता है जो रनिंग हो रहा होगा, जिस सर्वर पे चीजें चल रही हैं।
इसी पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, डेटाबेस की वगैरह की सारी डिटेल्स होती हैं कि किस डेटाबेस से कनेक्टेड है। जब तुम डेमो डेटाबेस के साथ इंस्टॉल करोगी सेटअप को तो ये बाय डिफॉल्ट चीजें आएंगी, तुम्हें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। बाकी चेंजेस हमसे पूछना बता देंगे। अब यहाँ आते हैं, फिर अगला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सेंडिंग रिक्वेस्ट टू HTTP लोकल होस्ट 7049। 7049 क्या है, ये 49 जो है वो डेवलपर का पोर्ट होता है 7049। यहां डेवलपमेंट पोर्ट पे तो ये जो पर्टिकुलर URL पे ये जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो एक पर्टिकुलर लोकल होस्ट पर इस पोर्ट पर BC140 के भेज रहा है। आगे लिखा है डेव पैकेज वगैरह, ये पैकेज इसको इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा जो है सिस्टम, ये पैकेज इंस्टॉल करना है, तो ये रिक्वेस्ट भेजता है पर्टिकुलर पोर्ट्स पर। वो पोर्ट्स में अब क्या जाता है, पोर्ट्स पे यहां देखता है दो चीजें, इनेबल डेवलपर सर्विस एंड पॉइंट, ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, ये इनेबल होगा तभी सिंबल्स डाउनलोड होंगे। ठीक है, तो ये इनेबल है हमारा, पोर्ट 7049 है। अभी हम नीचे देखेंगे रिक्वेस्ट गई थी और ऑल सिंबल रेफरेंस हैज बीन डाउनलोडेड। जैसे ही ये लिख के आया मींस हमारा सिंबल्स डाउनलोड हो गया और जैसा मैंने बोला था वैसे ही होगा। यहाँ पे AL पैकेज का एक फोल्डर बन गया जिसमें तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का ऐप फाइल आ गया और सिस्टम का ऐप फाइल आ गया, दो तरह के सिंबल्स हमारे पास डाउनलोड हो गए। डन है। अब मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम वाले पे क्लिक किया तो तुम देख रही हो मेरे पास एक अलग सा एक्सटेंशन एडेड है इसमें, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। इसमें सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, जितने भी ये जो इस रेंज के ऑब्जेक्ट होते हैं ना 200000001 ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सारे सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह पेजेस के भी कुछ होते होंगे, यहाँ पे है नहीं बेसिकली, कुछ पेजेस वगैरह में मिलेंगे नहीं, टेबल्स मिलेंगे। ये ऑब्जेक्ट देखना है तुमको, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाओ, पीछे आते हैं, टेबल्स पे जाते हैं। मैंने बोला कि इस रेंज के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तुम्हारे सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेम रेंज के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, परमिशन सेट, परमिशन क्लोज करो, क्लिक करो, ये है ना परमिशन सेट, परमिशन ऑब्जेक्ट, ये गायब है, ये छुपा रहता है हमसे। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। अब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, जो भी ये एप्लीकेशन है इसके सारे सिंबल्स इसमें मिलते हैं। वो कैसे, टेबल्स के ऊपर गई पेमेंट टर्म्स हैं, करेंसी हैं, देखो पेमेंट टर्म्स, करेंसी सारे के सारे हैं, मींस इसमें सारे चेंजेस हमारे आ गए। अब अगर हम यहाँ पे कस्टमर को ओपन करेंगे, डबल क्लिक किया, ओपन किया, अगर सब कुछ सही है तो यहां पर हमारा कस्टमर रेफरेंस नंबर भी होना चाहिए। बट क्या उसने यहां पे ले आया उसको, लाया नहीं, लेके आया। इसने जो भी डाउनलोड किया और जो हमें यहां इस लिस्ट में दिखा रहा है वो हमें सिर्फ बेस वाले दिखा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से उसने यहां पर हमें उस चीज को नहीं दिखाया, बट वो आना चाहिए था। वो यहां पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम बेस वाले में देख रहे हैं। हम अगर इसका टेबल एक्सटेंशन देखेंगे तो इसमें दिखना चाहिए था, इसमें भी नहीं दिख रहा है। बेसिकली ऐप में तो दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में वो सिस्टम में आ चुका है। ये जो भी हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है इसमें वो चीजें नहीं दिखा रही हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। हम आते हैं इस पर, हेलो वर्ल्ड कस्टमर लिस्ट। हमें कस्टमर लिस्ट पे कोई काम नहीं है, कस्टमर लिस्ट पे हम रिमार्क नहीं ऐड करना चाहते हैं, हम कार्ड पे ऐड करना चाहते हैं और टेबल में ऐड करना चाहते हैं। तो इस फाइल से हमें कोई मतलब नहीं है। यूज करना है यूज कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओके। अभी क्या है कि हमारा एक्सटेंशन रेडी है, बट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की फाइल नहीं है। हम चाहें इसको डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने का सिंपल तरीका है, F5 प्रेस कर दो या व्यू में जाओ, कमांड पैलेट पे जाओ और यहां पे AL पब्लिश एक्सटेंशन विदाउट बिल्डिंग, कंट्रोल F5 है। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिप्लॉय किया हुआ है। यहां देख रहे हो डिफॉल्ट पब्लिशर क्लाइंट कस्टमाइजेशन हैज बीन पब्लिश टू द सर्वर, पब्लिश हो गया। F5 किया हमने, पब्लिश हो गया।
कोई एरर नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है भाई। पीछे जाते हैं, सेटअप में जाते हैं, एक्सटेंशंस पे गए, इंस्टॉल यहाँ पे हमारा क्लाइंट कस्टमाइजेशन दिख रहा है, आ गया। यही सॉल्यूशन बनाया ना, यही क्लाइंट कस्टमाइजेशन। ऐप का नाम क्या है? क्लाइंट कस्टमाइजेशन। हम इसका चेंज भी कर सकते हैं नेम, स्पेस कर दिया, F5 किया, वापस जाएंगे, यहाँ पे अभी दिख रहा है क्लाइंट कस्टमाइजेशन विदाउट स्पेस, है ना, ठीक है। इसने डिप्लॉय कर दिया, कंट्रोल F5 करते हैं इसको, चला गया ये, कोई बात नहीं, एंड करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ये कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रहा है इसके साथ। चलो ठीक है, इसको तब तक मैं सर्वर में स्टार्ट कर देता हूँ, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व करने के लिए तरीका क्या क्या बताया था? एक तो बिल्ड सर्वर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, दूसरा स्कीमा विथ वैलिडेशन कर सकते हैं या फोर्स कर सकते हैं, इसको फोर्स कर देते हैं। तीसरा उसके बाद जो है, क्योंकि हम कुछ चेंजेस करते हैं, कभी कभी मेरा सिस्टम थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तीसरा इसको रीस्टार्ट, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बंद कर देते हैं। यहां आते हैं, हमें क्या बनाना है? एक कस्टमर की टेबल में एक फील्ड बनाना है रिमार्क का। तो हम कस्टमर की टेबल में एक रिमार्क का फील्ड बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे? वो बनाने का सिंपल तरीका है, ठीक है। अभी तो लिस्ट में और कार्ड में कस्टमर कार्ड में सिर्फ दिखाना है और टेबल में फील्ड ऐड करेंगे तभी तो दिखाएंगे। लिस्ट पे हमने कस्टमर रेफरेंस नंबर दिखा दिया, कार्ड पे हमने कस्टमर रेफरेंस नंबर दिखा दिया। रिमार्क जो है 250 कैरेक्टर का है, थोड़ा बड़ा है, तो हम लिस्ट पे नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ कार्ड पे दिखाना चाहते हैं। अभी क्या है, हमारे ये सॉल्यूशन पैकेज है, यहां पर हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर, और जो भी हमें, क्योंकि हमें टेबल का एक्सटेंशन बनाना है, ठीक है, तो हम फोल्डर वगैरह, अगर फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसका अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे बनाया है, वो देख के बना लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें जो है हम सीधे फाइल बनाते हैं अपनी, क्या बनाते हैं? कस्टमर डॉट टेबल एक्सटेंशन, ये जस्ट नाम दे दिया हमने, डॉट AL। तो जब भी हम AL ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट AL होता है, ठीक है, यही यूज करते हैं। अभी क्या है, कस्टमर टेबल की एक्सटेंशन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्निपेट यूज कर सकते हैं, आईडी नंबर ही देंगे, जरूरी नहीं है, यहाँ पे आईडी नंबर जरूरी है। टी पेज, फाइल नेम में आईडी नंबर जरूरी नहीं है, फाइल नेम में कुछ भी दो तुम, ठीक है। टी पेज, हम यहाँ स्निपेट यूज कर लेते हैं, एक्सटेंशन, टी पेज एक्सटेंशन जैसे ही करेंगे, ओ टी टेबल एक्सटेंशन जैसे ही हम चूज करेंगे, अब यहां बोलेगा कि क्या आईडी आप देना चाहते हैं अपने टेबल एक्सटेंशन की। हमने बोला 50130, और हमारा जो है एक्सटेंशन का नाम क्या होगा? कस्टमर एक्सटेंशन, और जो टेबल है बोला माय टारगेट टेबल इज कस्टमर। अभी देखो कस्टमर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, CUST हम लिख रहे हैं अपने आप कस्टमर, ये सारे जितने भी टेबल्स अवेलेबल हैं वो आए जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों हमने कि सारे सिंबल्स हमने डाउनलोड कर लिए। अभी क्या है, यहां बोलता है ऐड चेंजेस टू टेबल फील्ड्स हियर, ठीक है। नए टेबल जो है या पुराने टेबल जो है उनमें एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज करना है तो यहां से कर सकते हैं। हमें नया फील्ड बनाना है, तो हम यहां लिखते हैं, हाँ, तो अब यहां पे हम लिखते हैं फील्ड, ठीक है, ये स्क्रैच से हो जाएगा। उसके बाद फील्ड में हमने जैसे ही पैरेंथेसिस दिया, नंबर, नेम और टाइप देना है। नंबर क्या है, मान लो 50200, ठीक है। उसके बाद हाँ आईडी, फील्ड की आईडी 200 वहां दिया था ना, 201 यहां दे देते हैं,
इसमें देते हैं आपको रिमार्क्स या रिमार्क, सेमीकोलन एंड टाइप। टाइप क्या हम देना चाहते हैं? टेक्स्ट कितने का? 250 कैरेक्टर। ठीक है, अब यहां पर हम यहां देते हैं, कुछ जरूरत नहीं है, कैप्शन भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, हम कुछ प्रॉपर्टी अगर सेट करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। मतलब जैसे कि वहां पे था विजिबल, जैसे कि वहां पे इनेबल्ड, एडिटेबल। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहां सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सब ट्रू होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेव कर देते हैं, क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, अब हम करते हैं यहां पर F5। जैसे ही हमने F5 किया, एक्सटेंशन हमारा पब्लिश होने लगा। पब्लिश हो जाएगा तो ये URL पे हम उसको सर्च करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, ओपन करते हैं। अपने आप इसलिए नहीं खुल रहा है कि यहाँ पे हमने एरर कुड नॉट ओपन द स्पेसिफाइड स्टार्टअप पेज, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं दिया हुआ है यहाँ पर वेबसाइट बेस्ड URL में। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, कहाँ पे है क्लाइंट सर्विस, यहाँ पर वेब क्लाइंट बेस्ड URL, यहाँ पे हम जब अपने URL का पाथ दे देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाते हैं। हमने क्या क्या चेंज किया था? हमने तो एक अपने एक्सटेंशन का नेम चेंज कर दिया था, स्पेस दे दिया था। देखो स्पेस आ गया, ये इंस्टॉल्ड है। और अगर हम यहाँ पे अब जाते हैं और अपनी टेबल को सर्च करते हैं, टेबल नंबर 18, तो अगर सब कुछ सही है तो इस फील्ड में हमारा वो फील्ड, टेबल में हमारा वो फील्ड ऐड हो जाना चाहिए। रिमार्क ऐड हो गया। अब हमारा कहना था कि कस्टमर के कार्ड पेज पर हम उसको दिखाएं। ठीक है, कस्टमर के कार्ड पेज पे हमें दिखाना है। तब से हम यहाँ पर जो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पर URL दे देते हैं। एडिट करेंगे हमें सबसे पहले इसको। ठीक है, और क्लाइंट वाले सेक्शन में जाएंगे, जो पाथ था लोकल होस्ट BC 140 तक वो यहां दे देंगे, उसको सेव कर देंगे। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं अपने इंस्टेंस में, उस इंस्टेंस को हमें क्या करना होता है? रिस्टार्ट करके छोड़ देंगे जो भी हो रहा है ये बैकएंड में प्रोसेस। अब हम आते हैं, ये तो टेबल था, अब हमने एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ ऐड किया फील्ड, इसलिए हमने क्या बनाया? टेबल एक्सटेंशन। अब हम एग्जिस्टिंग पेज में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम बनाएंगे पेज एक्सटेंशन। हमने यहां पे क्लिक किया साइड में बाहर, कार्ड क्या है? कार्ड क्या है? कार्ड एक क्या है? कार्ड क्या है? लिस्ट क्या है? तो कार्ड क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? कुछ भी वेबसाइट पे ओपन हो रहा है, कुछ भी URL में या ब्राउजर पे ओपन हो रहा है, कुछ भी ओपन हो रहा है, वो क्या होता है? सिंपल। तो हमें कार्ड पेज पर अपना एक रिमार्क फील्ड जो नया हमने ऐड किया एक्सटेंशन से वो ऐड करना है। हमने न्यू फाइल बनाया, हमने लिखा कस्टमर कार्ड डॉट पेज डॉट एक्सटेंशन, कुछ चीजें एक्सटेंड कर रहे हैं उस पेज के लिए, .al। ठीक है, ये हमारा हो गया कस्टमर कार्ड पेज का एक्सटेंशन हम बना रहे हैं। अब हमें एक्सटेंशन बनाना है तो हमें उसके लिए ना, बेसिकली इसमें कैसे था डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जो इसका प्रीवियस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था उसमें क्या था, हम सीधे जाते हैं, खोलते हैं पेज को और उसमें चेंज कर देते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें हम कुछ ओपन तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट चेंज कर नहीं सकते,
तो इसलिए हमें सारा का सारा कोड लिखना पड़ता है। अब कोड लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टी पेज एक्सटेंशन, ये शॉर्टकट है स्निपेट, ये अपने आप पूरा का पूरा कोड जो है एक सिंटैक्स जो है वो दे देता है। ठीक है, दे दिया। आईडी कुछ भी हम आईडी दे देंगे, 50130 सेम आईडी दे सकते हैं जो हमने किसी टेबल के लिए लिया हुआ है। तो अगर हम टेबल के लिए, मान लो हमारे पास टेबल के लिए 50130 यूज कर रहे हैं, तो हम पेज के लिए 50130 यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट दूसरे टेबल के लिए सेम आईडी यूज नहीं कर सकते। दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए सेम आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए सेम आईडी यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर आए, मैं लिखा कस्टमर कार्ड एक्सटेंशन। अब आया इसमें माई टारगेट पेज, कौन सा पेज मैं टारगेट कर रहा हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, माई टारगेट पेज। तो पेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लिस्ट टाइप होते हैं, कार्ड टाइप होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। पहले जो मैं बार बार बोल रहा था कि कस्टम कार्ड पेज है, डॉक्यूमेंट पेज है, लिस्ट पेज है, मतलब वो पेजेस हैं। तो अभी क्या है, टाइप्स ऑफ पेजेस हैं। तो मेरा टारगेट पेज क्या है, कस्टमर कार्ड पेज। हम यहां लिखेंगे कस्टमर कार्ड, सिंबल्स डाउनलोडेड है इस वजह से बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहां पे कस्टमर कार्ड आ गया। अब जो भी लेआउट में हमें चेंज करना है वो यहां पे देंगे। लेआउट में चेंज करने का मतलब, अगर मैं यहां जाता हूं, मान लो ये कुछ लेआउट दिख रहा है, सपोज करो ये लेआउट दिख रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सर्विस हमारा रिस्टार्ट हो गया होगा तो चल जाएगा। ये क्या है, अगर ये पेज है ना जैसे, तो ये सारा जो इस पेज के अंदर कंटेंट है वो उसको क्या बोलेंगे, वो लेआउट बोलते हैं। अभी ये सपोज करो मैंने कस्टमर कार्ड ओपन किया, तो ये सारा उसका लेआउट है, एक व्यू है, एक डिजाइन है, एक मतलब एक डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो हम चाहते हैं क्या, अपने लेआउट में हम इस पेज के लेआउट में हम एक फील्ड अपना ऐड करना चाहते हैं। किसके बाद, डिसेबल सर्च बाय नेम के बाद। तो जब भी हम पेज एक्सटेंशन बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। कंट्रोल स्पेस जब दबाएंगे तो हमारे पास सारे फंक्शंस आ जाएंगे। अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ, ऐड बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट, लास्ट, मॉडिफाई आफ्टर, मूव आफ्टर, मूव बिफोर, मूव फर्स्ट, मूव लास्ट। इसका क्या यानी अरे अगर यहाँ पे नेम है, मान लो हमें नंबर है, नंबर को हमें नेम के बाद करना है, तो मूव आफ्टर नंबर नेम। ठीक है, अभी क्या है कि ऐड आफ्टर करना है हमको। ये देखो यहाँ दो ऑप्शन और हैं ऐड के लिए, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना चाहते हैं, हमें ऐड आफ्टर करना है किस फील्ड के, डिसेबल सर्च बाय नेम के। हमने लिखा ऐड आफ्टर, पैरेंथेसिस दिया, डिसेबल सर्च बाय नेम आ गया, DIS जैसी लिखा, इंटर कर दिया, सेलेक्ट हो गया, इसका स्कोप दिया। अब इसमें आए, क्या ऐड करना है हमको, फील्ड ऐड करना है। इसके बाद इस फील्ड के बाद हमें ये फील्ड ऐड करना है। फील्ड किया, फील्ड का नेम क्या है, रिमार्क। हम यहां लिखेंगे रिमार्क, तो नेम इसका रिमार्क, एक्सप्रेशन इसका रिमार्क। मैंने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में दिखाया था कि कैप्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये फील्ड है, फील्ड का नेम क्या देना चाहते हैं और उसका एक्चुअल में एक्सप्रेशन क्या होगा, जो एक्चुअल फील्ड नेम होगा वो यहां जाएगा। हमने ये कर दिया, इसका स्कोप दे दिया। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी है वो हम सेट करते हैं एप्लीकेशन एरिया इक्वल टू ऑल। ये क्या करता है, ये करता है, तो ये जो एप्लीकेशन का इस पेज में जो व्यू दिख रहा है, इस एप्लीकेशन के अंदर जो पूरा व्यू दिख रहा है, इस एप्लीकेशन एरिया में हमें इस कंटेंट को अगर दिखाना है तो हमें ये प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन एरिया इक्वल टू ऑल। तो जो ये एरिया है, सारा जो एरिया दिख रहा है कंप्लीट, उसमें इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए अगर हम वो सेट नहीं करेंगे तो वो जो फील्ड है वो विजिबल नहीं होगा।
तो ये पेज पे हमें सेट करना पड़ता है एप्लीकेशन एरिया इक्वल टू ऑल, कि हमारा जिससे कि ये जो फील्ड है वो विजिबल हो जाए। हमने चेंज कर दिया, सेव करते हैं, क्लोज करेंगे इसको, पब्लिश करेंगे F5 करके। अब क्या हो रहा है कि पब्लिश हो रहा है, पब्लिश हो रहा है यहाँ पे, अभी भी ये ओपन नहीं हुआ, लगता है रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। चलो पब्लिश हो गया, यहाँ पर यहाँ आते हैं, पेज पे पीछे जाते हैं, इसमें हमने चेंज किया है तो इसने तुरंत बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज मेड अ चेंज टू द सिस्टम दैट रिक्वायर्स यू टू रिस्टार्ट योर एक्टिविटी। ठीक है भाई, कैंसिल करते हैं, हम रिस्टार्ट कर लेते हैं, मतलब किसी और पेज पे है, मतलब रिस्टार्ट हो गई हमारी एक्टिविटी। कस्टमर को हमने ओपन किया, नंबर पे हम गए, क्लिक किया और यहाँ पे फील्ड हमारा आ गया रिमार्क। टेबल में तो पहले से एडिट था, वो दिखा दिया था, बट वो अब कार्ड पे भी ऐड हो गया। अब कार्ड पे ऐड हो गया, इसका मतलब इसमें हम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। दिस कस्टमर इज नो मोर एक्टिव। जैसे ही मैंने बताया था, ये जैसे ही फील्ड कोई अपना फोकस खोता है तो उसकी वैल्यू तुरंत डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। अभी हम इस कस्टमर पे गए, स्पॉट मायर के लिए देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही इसको रिफ्रेश किया था। अब रिफ्रेश फिर से करेंगे इसको, तो इस टेबल में ये फील्ड में ये वैल्यू जो भी हमने एंटर की है वो आ जाएगी। नहीं आई क्या? कौन सा है? स्पॉट मायर ही है ना, स्पॉट मायर। कंट्रोल F5 करते हैं। अभी क्या होता है, ब्राउजर में ये चलने लगा है तो क्या होता है, इसमें कुकीज वगैरह रहती हैं, तो कुछ वैल्यूज जो है प्रीवियस सेव रह जाती हैं। कंट्रोल F5 करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाती हैं। दिस कस्टमर इज नो मोर एक्टिव। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं, दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मोर ऑफ हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है, बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम आराम से लेआउट वगैरह देख करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। बट विजुअल स्टूडियो कोड में हमें कुछ भी चेंज करना होगा तो हमें हर चीज को स्क्रैच से कोड लिखना ही पड़ेगा। इस कोड को बोलते हैं, इस टाइप की इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं AL प्रोग्रामिंग। AL प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है तो AL प्रोग्रामिंग MSDN जैसी लिखेंगे हम, प्रोग्रामिंग इन AL। ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसमें AL प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे टर्म्स अवेलेबल हैं, सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, वेयर टू राइट AL कोड, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करें, गाइडलाइंस है कि AL कोड को कैसे प्लेस करें, कैसे रीयूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे AL प्रोग्रामिंग का सेक्शन इनेबल किया है। ये जो AL प्रोग्रामिंग का सेक्शन इनेबल है, ये डेवलपमेंट में हम जैसे ही जाते हैं डेवलपमेंट इन AL आ जाता है। डेवलपमेंट इन AL में क्या हम देख सकते हैं कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करके और AL प्रोग्रामिंग का यूज करके। फिर गेटिंग स्टार्टेड जैसे करेंगे, गेट स्टार्ट विथ AL, और भी सारे डिटेल्स इसमें दिख जाएंगे। इसमें कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स हैं, आउटलाइन है, कैसे नेविगेट करें कोड को, कोड एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेंज, मतलब जब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की आईडी दे रहे हैं, दिस इज द आईडी। app.json में जाएंगे तो यहाँ हमने एक रेंज दिया हुआ है, इसी रेंज के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं सिस्टम में। इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन में अगर मैं इस रेंज से ऊपर का दूंगा, जैसे 90 दे दिया, तो ये तुरंत एरर दे देगा। क्या बोल रहा है कि हमारा अलाउड रेंज है 100 से 149 तक, इसके ऊपर का रेंज लेंगे या इसके नीचे का, वो अलाउ नहीं करेगा। तो ये होता है ऑब्जेक्ट रेंज। बाकी फिर और नीचे जाएंगे तो इसमें बताएगा रेडी टू गो, और भी सारी डिटेल है कैसे हम बना सकते हैं। ये इसमें टेबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है इस सेक्शन में। इतना टेबल ओवरव्यू, क्या होता है टेबल। अभी यहाँ क्रिएट ए न्यू टेबल ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे अगला सेक्शन ओपन हो गया। इसमें बता रहा है कि टेबल
स्निपेट कैसे यूज कर सकते हैं, टी टेबल लिखेंगे तो टेबल का स्निपेट आ जाएगा स्ट्रक्चर, उसमें फिर हम कैसे ये टेबल बना सकते हैं, ये टेबल है, ये टेबल की आईडी है, ये टेबल का नेम है, अच्छा ये और फिर उसके बाद उसके ये फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं, उसमें जितने फील्ड्स बनाने हैं उसके ऑन बाद वैलिडेट ये जो लिखा है फिर इसमें आपका नीचे ऑन इंसर्ट माई मेथड्स हैं, कहाँ ऑन वैलिडेट लिखा है, इसी नीचे जाए फील्ड पे, इसी यहाँ नीचे फील्ड पे लिखा नहीं काउंट हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन वैलिडेट, ये वैलिडेट काउंटिंग ये अलग से कोई मेथड है और क्या, मेथड। ये मेथड है और क्या समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। दिस इज अ मेथड, ये मेथड कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ माई मेथड बनाया है तो ये यहाँ पे कॉल कर लो, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये टेबल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, टेबल एक्सटेंशन जो अभी हमने बनाया इसमें दिया हुआ है, टेबल एक्सटेंशन के बारे में पूरी डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद स्निपेट सपोर्ट बता रहा है टी टेबल एक्सटेंशन जो हमने यूज किया था अभी। उसके बाद यही स्ट्रक्चर आया था, ये आया था ना स्ट्रक्चर, ये आने के बाद इसका एग्जाम्पल ये दे रहा है, टेबल एक्सटेंशन बनाया है, किसका, कस्टमर टेबल का बनाया है, उसमें एक फील्ड उसने ऐड किया है शू साइज, उसने ऑन वैलिडेट पे भी ट्रिगर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ भी प्रोसीजर भी बना दिया, और एक और एक्सटेंशन में एक और ट्रिगर यूज कर लिया ऑन बिफोर इंसर्ट, तो ट्रिगर वगैरह भी हम कैसे यूज कर सकते हैं सब बताएगा, ठीक है। तो ट्रिगर की इंफॉर्मेशन देखनी हो तो यहाँ पर लिंक दिया होगा, टेबल एंड टेबल एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज, थोड़ा से और नीचे जाएंगे ट्रिगर्स होगा कहीं पर, इसी में जरा नीचे जाना, ये तो है डेटा टाइप्स। ये है ना रिपोर्ट ट्रिगर्स हैं, जैसे इसमें रिपोर्ट की ट्रिगर्स है, ये रिपोर्ट सेक्शन में दिख रहा है तो टेबल में टेबल्स ट्रिगर दिख रहे होंगे, ऐसे ही होगा कहीं पे। पूरा इंसर्ट मॉडिफाई ऊपर है सब ये है। अच्छा यहाँ पे ये सारे उसके ट्रिगर्स हो गए, ना ना ना, ये इंसर्ट और मॉडिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ट्रिगर देना चाहिए था, टेबल ट्रिगर, टेबल ऑब्जेक्ट टेबल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ना, इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रेंज, नीचे गए क्रिएटिंग रोल व्यू, टेबल ओवरव्यू में यहाँ ट्रिगर्स के बारे में दिया होगा, टेबल एक्सटेंशन यहाँ पे यूजिंग ट्रिगर इन डेटाबेस डिजाइन, तो टेबल सेक्शन में पहले में दिया हुआ है, ये है लिंक टेबल एंड फील्ड ट्रिगर्स, इसमें टेबल एंड फील्ड ट्रिगर्स में हमने क्लिक किया, ये सारे दिखा रहे हैं, ये टेबल ट्रिगर्स हैं, ये फील्ड ट्रिगर्स हैं, टेबल में देख रहे हैं कितने सारे ट्रिगर्स हैं, ऑन इंसर्ट, ऑन बिफोर इंसर्ट, ऑन आफ्टर इंसर्ट, ऑन मॉडिफाई, बिफोर मॉडिफाई, आफ्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फील्ड के पास कितने ट्रिगर हैं, जो मैं बेसिक बताया ये दो तो रहते ही रहते हैं, ऑन वैलिडेट, ऑन लुकअप, ठीक है, ऑन आफ्टर लुकअप, ऑन बिफोर वैलिडेट, ऑन आफ्टर वैलिडेट। इससे क्या लग रहा है, यही दो टेबल के पास ट्रिगर होते हैं बस, ऑन वैलिडेट, ऑन लुकअप, पेजेस में कुछ और बढ़ जाते हैं, तो ये दो ट्रिगर तो रहते ही रहते हैं, चाहे वो टेबल हो चाहे वो पेज हो, बट जब एक्सटेंशन बनाते हैं तो एक्सटेंशन में ये ट्रिगर्स भी आ जाते हैं हमारे पास, तो ये दो ट्रिगर है, ऑन वैलिडेट, डेटा इज एंटर्ड इन अ फील्ड और व्हेन द वैलिडेट रिकॉर्ड मेथड इज रन, तो ये ट्रिगर रन होगा। लुकअप का कब होगा, जब लुकअप इज एक्टिवेटेड, जब हम ऑन लुकअप लगा देते हैं किसी पर और फिर उस लुकअप के बेसिस पर कोई और पेज खुलता है, ठीक है, जब कुछ उसमें सेलेक्ट करते हैं और फिर उस क्लोज करते हैं, देन उस टाइम पे जब ट्रिगर, ये ट्रिगर कॉल होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है एएल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एएल प्रोग्रामिंग जब सर्च करोगे, जैसे भी यहाँ पे सर्च किया था एमएसडीएन, इसमें आएगा एएल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पूरा सारा का सारा एक लाइन से दिया हुआ है, टेबल, एक्सटेंशन, पेज, एक्सएमएल पोर्ट, क्वेरी, कंट्रोल एड इन, कैसे कोड लिखें, कोऑर्डिनेट कैसे बनाएं, प्रॉपर्टीज कैसे सेट करें और एपीआई वगैरह कैसे यूज करें, ठीक है। चलो काफी है इतना, ठीक है, कल बताते हैं बाकी।